मैं ये जानना चाह रहा था कि एक पुनर्जन्म होता है, आपका अपना अनुभव क्या रहा है? हर आदमी इस संसार में जो है कई जन्मों की यात्रा करते हुए आ रहा है। एक प्रकार की सोल जर्नी है। जनरली कोई भी आदमी एक हिंदू है, कट्टर हिंदू है, वो पिछले जन्म में जाकर देखता है कि मैं तो मुस्लिम था, मैं तो चाइनीज था, मैं तो अफ्रीकन था, काला कलूटा था, इस जन्म में बड़ा गोरा चिट्टा हूँ। तो अगर ये तमाम लोगों को ये सब चीजें अगर अनुभव हो जाए तो ये जो झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं आज के टाइम में धर्म जाति को लेके, तो वो तो पूरा सब नहीं खत्म हो जाता है ना। देखिए, आदमी इतने भ्रम और अंधविश्वासों में जी रहा है कि जीवन की जो रियलिटी है ना, वो उससे अनजान है। एक बार आदमी जब पूर्व जन्म में जाता है और वो देखता है कि वो कई जन्मों से अलग अलग धर्मों से यात्रा करते हुए आ रहा है, तो उसका जो जात पात को लेकर जो कट्टरपन है ना, वो उसका समाप्त हो जाता है। ये क्यों ना माना जाए कि आपने उसके दिमाग पे ये कर से उस तरह का वो कर लिया, वो अपने हिसाब से आप उससे दिखा रहे हैं। हम बता भी देते हैं कि कौन कौन से एरिया में हम जाने वाले हैं। इसमें हमारी मर्जी से जाते ऐसा नहीं है। हम उसको कहते हैं कि जाओ जंप करो, अपने फर्स्ट पास लाइफ में जाओ जंप करो, लेकिन वो क्या दिखेगा वो हमें भी नहीं मालूम। टाइम मशीन की बात बड़ी कल्पना की, ये फिल्म में दिखाया गया, ये उसी से रिलेटेड चीजें हैं। हाँ, देखिए ये सब वास्तव में एक्चुअल में वो रियलिटी है। आपने सर अपने बारे में कभी देखा कि आप पिछले जन्म में कहाँ थे? पास्ट लाइफ का सबसे पहला प्रयोग है ना, मैं अपने लड़के को लेकर गया और उसका बॉम्बे पूना जो हाईवे था उस समय उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो हम लोग अहमदाबाद गए और जाकर नवरंगपुरा में पता करने की कोशिश की। वो सारी चीज़ें हम पता करके आए और वो एग्जैक्टली वही निकला। सर आप ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें अगर आपके साथ घटित हो रही हैं, चाहे गलत या सही, उसका कोई ना कोई रीज़न है। हमारी अपनी जीवन यात्रा है। हम हर पल जो भी चुनाव करते हैं, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस, तो उसका प्रतिफल हमें अपने आप भविष्य के रूप में सामने आता चला जाता है। ये जो बड़े नाम हैं, सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिक्स में कोई ऐसे अब्दुल कलाम पिछले जन्म में वो जो थे, ही वाज टीपू सुल्तान, और हैदर अली जो थे वो सारा भाई थे जो उनके साथ जुड़े। अमिताभ बच्चन 1800 ईस्वी में एक स्टेज कलाकार थे। रेखा थी, वो उनकी पहली बीवी थी। तो उसके बाद में जो सेकंड बीवी आई वो जया बहादुरी। हाँ। कभी ऐसा क्या मौका मिल सकता है कि कोई इस तरह से उस फेज में गया, ट्रांस फेज में है और किसी अपने उस दुनिया में उस जन्म की बातें कर रहा है? बचपन में सिर्फ सोनू करके मुझे आवाज दी किसी ने। सोनू किसी बंद कोठरी में स्नेक छोड़ दिया है मेरे ऊपर, जिसकी वजह से मेरी डेथ हुई है। अच्छा, फिर आपने सोल को देखा बाहर निकलते हुए? यस, मतलब ऐसे लगा जैसे जापान में थी मैं, इंडिया में नहीं। अच्छा, आज बात पुनर्जन्म की। जी हाँ, ये ऐसा विषय है जिसको लेकर मन में कई तरह की शंकाएं होती हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपको ये पता लग जाए कि पिछले जन्म में आप क्या थे, कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे, किस परिवार से जुड़े थे, और इतना ही नहीं, अगर आपको ये भी पता लग जाए कि आने वाले वक्त में आप कहाँ जन्म लोगे, क्या कर रहे होगे, ये मतलब अविश्वसनीय लगता है। लेकिन एक शख्स हमारे स्टूडियो में आज हैं जो सालों साल से इस पर काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ तमाम ऐसी चीज़ें जो आपके मन में शंका है या जो ऐसी चीज़ें आप जिस पर विश्वास नहीं करते हैं, वो ये सब कुछ इस पर काम करके वो पुनर्जन्म की चीज़ें हज़ारों हज़ार लोगों को दिखा भी रहे हैं। आज डॉक्टर एन के शर्मा हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो रेकी मास्टर हैं और हीलिंग फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, और तकरीबन 45 सालों से वो इस पर काम कर रहे हैं। तो आइए उनके साथ मिलकर इस अनोखी विधा के अनोखे तरीके को समझते हैं, जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबको मेरा नमस्कार। सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पुनर्जन्म होता है, इसको कैसे माना जाए, इसका कोई प्रमाण है? देखिए, जैसे भगवान बुद्ध और महावीर जैसे महात्माओं ने कहा कि अगर आपको जीवन के बारे में अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो हर व्यक्ति को अपना जो है जाति स्मरण करना चाहिए। जाति स्मरण का मतलब है कि हु ट्रूली यू आर फ्रॉम सो मेनी लाइफ्स, उसको जाति स्मरण कहते हैं। तो
ये सब बातें जो है कही जाती है। और कई लोग तो ओशो के भी भक्त हैं, समझे। देखिए ओशो जैसे भी एक ऊंचे स्तर पे गए हुए आज महात्मा, अगर वो भी 700 साल के बाद उन्होंने जन्म लिया, क्योंकि उनकी साधनाएं अधूरी रह गई थी, इसलिए उन्होंने जन्म लिया। अच्छा। तो वो भी आज पास पूर्व जन्म के बारे में बातें करते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको आपके धार्मिक संस्कारों से उसको मैं जोड़ता हूँ, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं भाई साहब, हम तो साहब ये धर्म नहीं, ये भगवान, ये संत महात्माओं की बातें नहीं मानते जी। मान मैं लो दूसरे वाले पहलू पे ही, तो फिर मैं हाँ, दूसरा पहलू पे आता हूँ। हाँ, देखिए, दूसरा पहलू होता है कि भाई फिर खोज करो, रिसर्च करो, इसकी गहराई में जाओ, पता करो कि सच्चाई भी है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं हर व्यक्ति को कहना चाहूँगा कि पहली बात तो मैं मेरे बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं इस विज्ञान में आया ही इसलिए क्योंकि मैं अंधविश्वास, पाखंड और ये सारे जो दुनिया में कई सदियों से जो मानव के अंदर चले आ रहे हैं, कई तरह के भय, ये स्वर्ग नरक, ये मोक्ष, ये भगवान, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो एक भ्रम भी है, गलतफहमियां भी उसके बारे में, तो उसकी खोज में मैं इस विषय में आया कि भाई अल्टीमेटली एक ह्यूमन बीइंग है क्या, और क्या ये सब कुछ धांधली है, मतलब हु डिसाइड माई डेस्टिनी, हु डिसाइड माई फ्यूचर, मतलब ये सब क्या चल रहा है। बस इसी खोज में, रहस्य को जानने के लिए मैं इस क्षेत्र में आया। तो मैं एक वैज्ञानिक धारणा को महत्व देता हूँ, और मैं लोगों को भी कहता हूँ कि नेवर बिलीव एनीवन, एक्सपीरियंस योरसेल्फ एंड देन ओनली बिलीव। तो इसीलिए हमेशा एक साइंटिफिक मतलब अपना क्या एटीट्यूड होना चाहिए। तो गूगल में जाकर आप सर्च कीजिएगा, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जो है, उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया। ही वाज ए साइकियाट्रिस्ट, और उन्होंने इतना काम किया कि कम से कम उन्होंने 3000 के करीब उन्होंने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ उन्होंने रखे हुए हैं। एक प्रूफ का मतलब कैसे, ऐसा नहीं कि भाई किसी ने कह दिया, ऐसा नहीं है। अगर आपने कहा, आप कह रहे हैं कि साहब मैं पिछले जन्म में उस फलाने गांव में था, और मेरी ये माँ थी, मेरा ये पिता थे, मेरी पत्नी थी, जो भी, तो उन्होंने वहाँ जाकर रिसर्च करके, उसको खोद करके, एग्जैक्टली उसको पहचान करके, फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन किया। मतलब इस तरह से, मतलब देखिए मेडिकल डॉक्टर है, सब एमडी डॉक्टर से सारे, तो डेफिनेटली उन्होंने तो पूरा सिस्टमेटिकली काम किया। तो आज उनके वो सारे डेटा जो है उनके पास अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। और उनके बाद उनके जो असिस्टेंट है, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च करके काम किया है। फिर डॉक्टर एक रेमंड मूडी करके हैं, जो कि एमडी डॉक्टर है, उनकी किताब आपको मिलेगी, लाइफ आफ्टर डेथ या लाइफ आफ्टर लाइफ, ऐसे कई नाम होंगे, मुझे भी ध्यान में नहीं क्या नाम है एग्जैक्टली। और डॉक्टर दीपक चोपड़ा की लाइफ आफ्टर लाइफ करके उनकी किताब भी है। और सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध डॉक्टर है, जो मेडिकल डॉक्टर है, डॉक्टर ब्रियान विस, डॉक्टर ब्रियान विस की किताब है टाइम इनटू हीलिंग। ऐसे बहुत सारी किताबें आपको बाजार में कनाट प्रेस में भी मिल जाएगी उनकी किताबें। ऐसे तो जैसे कि किताबों में, पुराणों में या फिर ग्रंथों में हमारे ये सब चीज़ें हैं। हाँ। और मैं ये जानना चाह रहा था कि पुनर्जन्म होता है जब तक हम खुद से एक बार अनुभव या कुछ अनुभव नहीं नहीं करते। होती है। हाँ। तो आप तो 40-45 साल से इससे जुड़े हुए हैं, आपका अपना अनुभव क्या रहा है? उसको लेके और प्रगाढ़ हुआ होगा, मजबूत हुआ होगा कि हाँ पुनर्जन्म होता है, जिसको लेकर आप आए थे वो रास्ता अब पूरा हुआ, या अभी भी नहीं, सफ़र पे हैं? नहीं, देखिए मैं तो 100% कई सालों पहले ही इस बात से मैं कन्विंस हो चुका था। अच्छा। कि हर आदमी इस संसार में जो है मतलब कई जन्मों की यात्रा करते हुए आ रहा है। एक प्रकार की सोल जर्नी है, जो वो कई मतलब जैसे बोलते हैं ना, कई योनियों से भी निकल के भी वो अपनी यात्रा करते हुए आ रहा है। और मैं ये इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि आज 45,000 लोगों पे मैंने आज काम किया है, तो उनका अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव। और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है कि कई मेरे ऐसे केसेस जो मैं अच्छी तरह जानता भी हूँ कि जिन्होंने अगर कुछ कहा कि भाई मैं पिछले जन्म में यहाँ था, वहाँ था। देखिए, जो यंग अगर कोई आता मेरे पास में, एकदम यंग बच्चा, मान लो 10-15 साल का है, तब तो उसका मैं जल्दी जाके चेक भी कर सकता हूँ। पर जनरली लोग आते 40-50 साल की उम्र में,
और वो जाते हैं 1800 में 1700 में, तो उनका जाके उनका है ना वो प्रूव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। पर हाँ, फिर भी उसके बावजूद भी वो जिस तरह की कहानी रिवील करते हैं ना, वो उनको खुद को नहीं मालूम कि वो ऐसा बोल रहे हैं। वो खुद जब लौट करके आके अपनी खुद की कहानी सुनते हैं तो उनको खुद को हैरानी होती है कि यार मैंने बोला क्या। तो वहां भी जब लौट के आते हैं तो मेमोरी नहीं रहती नहीं, मेमोरी रहती है किस सेंस में, हम उनका एक तो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं पूरा जब वो बोलते हैं, क्योंकि कई बार उनको नहीं याद रह सकता मान लो, फिर भी हम एक प्रोग्रामिंग करते हैं लाने से पहले कि यू विल रिमेंबर एवरीथिंग फॉर लाइफ लॉन्ग, तो उनको याद रहता है। क्योंकि हम आने के बाद डिस्कशन भी करते हैं ना वापस, हम जब वो वापस लौट के आता है तो पूरी की पूरी उसकी यात्रा को डिस्कशन करते हैं, जिससे उसके माइंड में फिर दोबारा बैठ जाता है एक प्रकार से। तो अब देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ, जनरली कोई भी आदमी एक हिंदू है, कट्टर हिंदू है, वो पिछले जन्म में जाकर देखता है कि मैं तो मुस्लिम था, मैं तो चाइनीज था, मैं तो अफ्रीकन था, काला कलूटा था, इस जन्म में बड़ा गोरा चिट्टा हूँ, अद्भुत है ना। जब पिछले जन्म में मैं काला कलूटा अफ्रीकन था। तो अगर ये तमाम लोगों को ये सब चीजें अगर अनुभव हो जाए, हाँ। तो ये जो झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं आज के टाइम में धर्म जाति को लेके, तो वो तो पूरा सब खत्म हो जाता है ना। देखिए आज मैं जितने भी लोगों को लेके गया हूँ ना, और मैं आज भी मैं पूर्व जन्म पे काम करने का मेरा असली पर्पस क्या मालूम है, आदमी इतने भ्रम और अंधविश्वासों में जी रहा है कि जीवन की जो रियलिटी है ना वो उससे अनजान है, अल्टीमेट रियलिटी से। तो एक बार आदमी जब पूर्व जन्म में जाता है और वो देखता है कि वो कई जन्मों से अलग अलग धर्मों से यात्रा करते हुए आ रहा है, तो उसको पहली बार पता चलता है कि कभी मैं क्रिश्चियन, कभी मैं अफ्रीकन, कभी फ्रांसीस, कभी चाइनीज़, कभी कोरियन, कभी अरेबियन, कभी तो ऐसे अलग अलग कंट्री में जब अपने आप को देखता है, और अलग अलग लिंग में भी, जेंडर में भी, कभी वो मेल कैरेक्टर में होता है, कभी फीमेल कैरेक्टर में होता है, तो उसका जो जात पात को लेकर जो कट्टरपन है ना वो उसका समाप्त हो जाता है। क्यों? उसको ये समझ में आ जाता है कि ये तो क्या बोलते हैं, कलरिंग है, जो मैं घर में जिसके घर में पैदा हो जाता हूँ वो लाल कलर पीला कलर लगा देता है कि बेटा तू इस जात का उस जात का, जबकि एक्चुअल में आदमी को पहली बार अनुभव में आता है कि मैं सिवाय प्योर कॉन्शियसनेस में, प्योर चेतना के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। जैसे आज सेब की या केले की या कोई पेड़ पौधा गुलाब की कोई जात नहीं होती ना, बस समझे हमारी भी कोई जात नहीं होती, हम हैं बस सिर्फ। तो इस तरह से तो ये सारे भ्रम जो है ना इसमें जाने से टूट जाते हैं। मुझे तो हैरानी क्या होती मालूम है, आज कई आध्यात्मिक लोग अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं, तो मुझे उनकी स्पिरिचुअलिटी पे डाउट क्यों आता है मालूम है, कि अगर आप आध्यात्मिक ऊंचाइयों पे जा चुके हैं जहां हम परम सत्य के साथ जुड़ने लग जाते हैं, तो आप फिर हिंदू कैसे रह सकते हैं, आप मुसलमान क्रिश्चियन कैसे रह सकते हैं भाई। तो फिर भी हिंदू महात्मा, क्रिश्चियन महात्मा, मुस्लिम महात्मा, चाइनीज महात्मा, इसका मतलब है अभी भी कलर से मुक्त नहीं हुए हैं। जबकि महात्मा का मतलब है ही इज ए प्योर कॉन्शियस सोल, उसका ना कोई रंग है, ना कोई जात पात, ना ऊंच नीच, कुछ भी नहीं उसके पास। तो सोचने का जो एक नजरिया है वो अभी भी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जहां से आप देख रहे हैं। हाँ, जिस तरह से मैं देखता हूँ कि भाई, क्योंकि मैं जब पूर्व जन्म में लेके जाता हूँ और लोगों को देखता हूँ कि जात पात तो होती नहीं है। हाँ। आपने जैसे कहा कि एक बच्चे के लिए अगर कोई देखने के लिए आता है तो उसके लिए मेरे लिए थोड़ा आसान होता है, कोई 40-45 में आता है तो मुश्किल होता है। तो एक तो जरा इसको बताइए कि ये मुश्किल क्यों होती है, और क्या कोई भी देख सकता है कि कोई बैरिकेडिंग है, कहीं से कोई प्रतिबंध है? नहीं, देखिए प्रतिबंध नहीं है। देखिए पहली बात तो क्या है कि बच्चों को लेकर कोई आता भी नहीं है। 8-10 साल 15 साल बच्चों को कोई लेकर नहीं आता। पहली बात क्यों, अभी वो अपनी जीवन की यात्रा में रहता है। ये तो आदमी तब आता है जब थोड़ा 25-40 साल में जाकर एक उत्साह आता है, यार क्या है मेरी लाइफ में, देखूं सही, यानी तो एक प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं जाऊं पास्ट लाइफ में। कई लोग कहते हुए ना तेरे पूर्व जन्म के कर्म है भाई, इसलिए तू भुगत रहा है। तो फिर वो लोग सोचते चलो देखे भाई क्या प्रॉब्लम है, तो उसके कारण भी लोग आते हैं। तो इसीलिए बच्चों का तो बहुत कम पास्ट लाइफ हो पाता है। हाँ, कुछ बच्चे हालांकि पास्ट लाइफ में बहुत तेज़ी से जाते हैं, बहुत फास्ट जाते हैं और बड़ा अच्छा देखते हैं वो। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी उनका लॉजिकल माइंड उतना एक्टिव नहीं हुआ और वो रिसेप्टिव भी बहुत अच्छे होते हैं, तो इसके कारण। तो इसलिए
बच्चों को लेके जाया जा सकता है, पर जनरली फिर भी परसेंटेज ऑफ पास्ट फिर भी लाइफ जितना आप बता रहे हैं उसमें मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जितना लॉजिकल आप हो गए हैं, जितना हाँ। दुनियावी चीजों में उलझ गए हैं, हाँ। पास्ट लाइफ में जाना उतना नहीं tough मुश्किल नहीं होता होता। देखो क्या होता है, फिर उनको फिर तैयार करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आदमी कितना भी पढ़ लिख ले लॉजिकली, उसका कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आदमी सपनों में जा सकता है, आप सपना देखने के लिए थोड़ी कोई मेहनत करते हो। आप तो बॉडी माइंड को ढीला छोड़ देते हो तो आपकी चेतना बाहर निकल के घूमने लग जाती है रैंडमली इधर उधर। लेकिन पास्ट लाइफ में क्या होता है कि अगर उनकी चेतना रिलैक्सेशन में कहीं भी घूम सकती है, तो पास्ट लाइफ भी वही है कि जिसमें आपकी चेतना एस्ट्रल वर्ल्ड में ट्रैवल करने लग जाती है। और फिर जिस एरिया में उनको ले जाना होता है, तो हम चूँकि एक ड्राइवर गाइड की तरह साथ में रहते हैं, तो हम वही साइट सीइंग कराते हैं जो उनको वास्तव में देखना होता है। इसलिए वो फिर अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं भागता, हमारी मर्जी से भाग रहा होता है। अच्छा। आप यूँ समझ लें। तो इसीलिए हर व्यक्ति पास्ट लाइफ में जा सकता है। एक 5% मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, नींद अच्छी नहीं होती, उनका माइंड दवाओं पे निर्भर होते हैं, तो उनके माइंड में जो है ना रिलैक्सेशन उतना स्ट्रांगली नहीं आता। तो ऐसे 5% लोग को मैं समझो छोड़ देता हूँ, बाकी 95% आपने अभी कहा कि वो आपके हिसाब से वो देखता है और जाता है जहाँ हाँ नहीं, हमारे हिसाब से, क्योंकि हाँ मेरे हिसाब से। तो ये क्यों ना माना जाए कि आपने उसके दिमाग पे ही एक तरह से उस तरह का वो कर लिया, वो अपने हिसाब से आप उससे दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई भी आदमी आता है तो हम उसको पहले ये बताते हैं कि देखो भाई, हम आपका पिछले जन्म में लेके जाएंगे, फिर हम आपको 100 साल के बाद 21-25 जैसे भी है वहाँ लेके जाएंगे, फिर हम आपको 2030 में लेके जाएंगे, फिर हम आपके रूट कॉज पे लेके जाएंगे। तो ये बातें तो पहले उनके हम बता भी देते हैं कि कौन कौन से एरिया में हम जाने वाले हैं, पहली बात। तो इसमें हमारी मर्जी से जाते ऐसा नहीं है, हम उसको कहते हैं कि जाओ जंप करो अपने फर्स्ट पास्ट लाइफ में, जाओ जंप करो, अब इंस्ट्रक्शन देते हैं। लेकिन वो क्या दिखेगा वो हमें भी नहीं मालूम, वो उसका अपना क्योंकि हाँ फिर वो कुछ भी बता सकता है। वो कह सकता है कि मैं चाइनीज़ हूँ, वो कह सकता है मुस्लिम हो सकता है वो कहे कि मैं लेडीज़ हूँ, मैं फलाने उसमें खड़ा हुआ हूँ, इस तरह की बातें होती है। तो इसलिए फिर वो जो बताता है ना, वो हमारे लिए बिल्कुल अननोन सा होता है, क्योंकि वो कुछ अपनी मर्जी से बता रहा होता है, मतलब अपने ढंग से बता रहा होता है। अच्छा सर, एक चीज़ अभी मेरे दिमाग में ये आ रही है कि कोई व्यक्ति एक बार पास्ट लाइफ में गया है, तो कभी ऐसा भी आपके टेन्योर में ऐसा हुआ है कि फिर से वो व्यक्ति अपने पास्ट लाइफ में उसी जगह पे फिर जा रहा है? हाँ। तो वो क्या सेम अपने आप को बताता है? हाँ कुछ जी, हाँ डिफर जी। रहता है? हाँ देखिए क्या होता है, जब हम कई बार ग्रुप पास्ट लाइफ सेशन लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, लोग है ना कई बार रिपीट करते हैं दोबारा। हाँ। वो हम रिपीटेशन फ्री करते हैं उनके लिए कि भाई आ जाओ, कोई बात नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, लोग 3-3, 4-5, 5-5, 6-6 बार भी जा रहे होते हैं। और लेकिन जितनी बार भी जाएंगे ना, सेम वही पास्ट लाइफ देखेंगे, लेकिन थोड़ी डिटेलिंग अलग हो जाएगी। जैसे पिछली लाइफ में देखा कि वो कोई एक काम धंधा कर रहा है, तो अब वो देखेगा कि काम धंधे के साथ में उसके गाय भैंस भी साथ में पाल रहा है, जो कि पहले नहीं देखी उसने, मान लो इस तरह से। और उसके गांव में उसकी 4 खेतियां भी है, जो कि पहले वो खेती नजर नहीं आई। एक्सटेंशन हो गया, कुछ और चीजें देख ली होगी। तो उसकी उसी लाइफ का थोड़ा सा एक्सटेंशन जो है ना, वो उसको, पर वो देखेगा वही सेम हर बार। हाँ, ऐसे लोग हैं कि जो जब भी पास्ट लाइफ में अनाउंस करता हूँ ना, तो वो बार बार जो है ज्वाइन करते रहते हैं हमारे साथ में। तो इस तरह से वो देखते रहते हैं, वही सेम, एवरीथिंग सेम, इवन फ्यूचर भी सेम। अच्छा। हाँ, मतलब पास्ट भी सेम, फ्यूचर भी सेम, और जो भी वो देखते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं बताते, 1% भी, कोई भी। सर, जिस तरह से आप इतने लोगों को जोड़ते हैं, ये एक विधा है ना, लेकिन ये किस टेक्निक पर कैसे काम करता है? थोड़ा सा आसान भाषा में अगर समझाएं हम लोगों को। देखिए, हम जब सो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी को, माइंड को ढीला छोड़ देते हैं, और थके हुए भी होते हैं थोड़े से, है ना, दिन भर। तो उसके कारण हम तुरंत एक ट्रांस में चले जाते हैं, है ना। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें हम जानबूझ करके हम वो स्थिति पैदा करते हैं। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं, इट्स ए काइंड ऑफ ए डीप रिलैक्सेशन एंड डीप मेडिटेशन। ये एक प्रकार से रिलैक्सिंग स्टेट ऑफ माइंड है, और मेडिटेशन है हमारे मन की 4 प्रकार की जो ब्रेन वेव्स होती है। जैसे हम बीटा कहते हैं तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये एक्टिव माइंड है। हम अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा माइंड को कहते हैं थोड़ा रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड है। तो हमारा माइंड 50%
अर्ध चेतन अर्ध सुप्त अवस्था में होता है, और एक होता है थीटा लेवल। थीटा लेवल का मतलब होता है कि जहाँ हम थोड़ी सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। आपने कभी नोट किया होगा कि जब एक आदमी अभी सोने गया और अचानक किसी ने घर की बेल बजाई, तो आप सोते सोते भी नहीं कहते हो कौन है भाई, यहाँ कोई आवाज़, कोई बर्तन गिर गया कहीं किचन में, तो आप कहते हैं अरे कौन है, आप सडनली बोलते हो ना ऐसे। तो या किसी ने पूछा अरे अंकल वो चाबी कहाँ रखी है, तो आप नींद में ही उसको बोलते हो अरे वो वहाँ से ले ले भाई। तो ये अवस्था क्या है, आप नींद में हो लेकिन आप बातें कर रहे हो, आप मतलब है ना, आप कौन है भाई करके बोल रहे हो। तो इसका मतलब है कि आपकी 20% कॉन्शियसनेस जो है ना स्लीपिंग कंडीशन में, थीटा स्टेट में हमेशा एक्टिव रहती है। तो इसलिए वो स्थिति में क्या होता है कि जब हम उसको एक डीप रिलैक्सेशन में लेके जाते हैं ना, तो वो एक बिल्कुल एक ट्रांस अवस्था में चला जाता है। देखिए आपने ये महसूस किया होगा कि जब भी हम कल्पना शक्ति का सहारा लेते हैं, इसमें कल्पना का बहुत उपयोग होता है, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन का। तो आप जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हर विजुअलाइजेशन को सच मानता है, क्योंकि वॉट एवर यू थिंक और यू, आप जो भी आप चीज़ को कल्पना कर रहे हो, तो एक नींबू की कल्पना भी कर रहा हूँ मैं, खटाई की, तो मेरे मुंह में पानी तो आने लगता है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड तो बड़ा फैक्ट, यानी कि झूठ को भी सच मानता है, वो तो ऐसा होता है। तो इसीलिए इसमें कल्पना शक्ति के माध्यम से उस व्यक्ति को एक पर्टिकुलर स्टेज में लेके जाया जाता है, और उसके बाद में, और उसको ये बताया भी जाता है कि आपको आपका 20% होश रहेगा, 80% आप ट्रांस में रहोगे। उसको ये भी सब पता होता है, क्योंकि हम पहले सब समझा देते हैं उसके अंदर। और उसके बाद फिर जब हम उसको पूछते हैं कि भाई अब आप कहाँ पर खड़े हो, आप क्या कर रहे हो, तो फिर वो अपनी पूरी जो उस ट्रांस स्टेट में जो उसको महसूस हो रहा होता है ना, वो सब फिर वो बताने लग जाता है, यूँ समझ लें। तो फिर मैं देखिए, एक बार एक आदमी अगर उस डायमेंशन में चला जाता है ना, जिसको 4 डायमेंशंस कहते हैं हम लोग, तो फिर टाइम स्पेस ख़त्म हो जाता है। अच्छा। क्योंकि अगर मैं उसको कहूँ कि फर्स्ट पास्ट लाइफ में जाओ, ये रही, इधर ही है। मैं कहता हूँ 1000 साल पीछे जाओ, ये रहा। 1 लाख साल पीछे जाओ, ये रहा। मैं कहता हूँ 100 साल आगे जाओ भविष्य में, तो ये रहा। मैं कहता हूँ मेरी लाइफ में जाओ, तो ये रही। मोदी जी की लाइफ में जाओ, तो ये रही। शाहरुख खान की लाइफ में जाओ, तो ये रही। यानी कि ऊपर जो है टाइम स्पेस गैप है ही नहीं, एवरीवेयर वी आर, यूँ समझ लें। ये सबसे बड़ा जो यूनिवर्सल जो क्वांटम फिजिक्स का जो लॉ है, वो आपको उसमें क्लियर हो जाता है बिल्कुल। कि 1 सेकंड में मेरी चेतना कहीं पर भी ब्रह्मांड में जा सकती है, एनीवेयर इट कैन गो। मतलब ब्रह्मांड हमारे लिए उसकी दूरियां कोई मायने नहीं रह जाती फिर हमारे लिए। तो ये जो टाइम की बात, टाइम मशीन की बात बड़ी कल्पना की गई, फिल्म में दिखाया गया, ये उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। हाँ, देखिए ये सब वास्तव में एक्चुअल में वो रियलिटी है, क्योंकि अब तो क्वांटम फील्ड, क्वांटम फिजिक्स, ये सब अब बहुत कॉमन वर्ड आ चुके हैं आजकल। लोग इसको समझने भी लगे हैं कि भाई अल्टीमेटली सटल लेवल पर ये सारा विज्ञान कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। आपने सर अपने बारे में कभी देखा कि आप पिछले जन्म में कहाँ थे और उसके? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, पहली बात तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि चूँकि मैं थोड़ा एनालिटिकल और रैशनलिस्ट माइंड का आदमी हूँ, तो मुझे पास्ट लाइफ के बारे में भरोसा तो हो गया। इसका कारण क्या था कि मैंने पहली बार पास्ट लाइफ का सबसे पहला प्रयोग है ना, मैं अपने लड़के को लेकर गया, अपने मेरा जो लड़का है सन को, उसको लेके गया मैं, क्योंकि उसके सर में दर्द बहुत होता था। अच्छा। तो मैं पहली बार चूँकि मैंने उसको लेके गया, तो वो पिछले जन्म में बम्बई के अंदर वो बोरीवली में उसकी हार्डवेयर की दुकान थी, बोरीवली में, और उसका बॉम्बे पूना जो हाईवे था उस समय उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट से उसके सर पे चोट लगी थी, और हर किशनदास हॉस्पिटल में उसका उस समय जो है इलाज हुआ था। तो उसने वो बताया, तो ये मैं तो अब ये बाद में उसने और भी मैं कुछ जन्मों में लेके गया, तो उसने बताया कि मैं अहमदाबाद में नवरंगपुरा में मेरी एक विपुल सिल्क साड़ी के नाम से दुकान थी। तो फिर चूँकि अभी बच्चा था, वो मान तो 15 साल का बच्चा था, तो हम लोग अहमदाबाद गए और जाकर नवरंगपुरा में पता करने की कोशिश की कि क्या वहाँ पे ऐसी साड़ी की दुकान थी। तो थी,
मिली। अच्छा। हाँ, सब मिला हमें। और उसने गांधी गली और ऐसे कई एड्रेस वगैरह भी बताए कि मैं इस घर में था और मेरे एक हलवाई की दुकान भी थी हमारी एक, इस तरह से। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें हम पता करके आए और वो एग्जैक्टली वही निकला। हाँ। तो फिर तब उसके बाद जो है मेरा दिमाग थोड़ा सा सोचने लगा कि यार इसका मतलब है कि हकीकत में मतलब वो एक जीवन जीते हुए आ रहा है। उसके बाद फिर मैंने काम करना शुरू किया इसके ऊपर। तो अब मेरे खुद को जाने में मुझे दिक्कत क्या आ रही थी कि मैं खुद जा नहीं पा रहा था कि मेरा समझो कि 8वां प्रयास, मैं 7 बार कोशिश कर चुका था जाने के लिए, लेकिन मुझे नींद आ जाती थी या ग्लिम्पसेस कुछ आते थे, लेकिन मैं एक क्लैरिटी के साथ कभी देख नहीं पाया अपने आप को। तो मेरा खुद का भी भरोसा जो था वो उस समय उतना मजबूत नहीं हो पाया कि यार है भी कि नहीं पास्ट लाइफ करके। लेकिन 8वीं बार में क्या हुआ कि सडनली मैं जंप कर गया। अच्छा। तो मुझे क्या लगता है कि शायद मेरा वो कॉन्शियस माइंड स्लो डाउन हो गया और उसके बाद मैं सडनली जंप कर गया। और मैंने धारणा रखी थी कि मैं अपना जो जन्म देखना चाहता हूँ, तो सडनली मैं एक पास्ट लाइफ में पहुँच गया। तो उसके बाद जब पास्ट लाइफ में पहुँच गया तो फिर मुझे समझ में फिर मैंने वो सब घटनाएं देखी, तो फिर मुझे पता चला कि यार इसका मतलब है कि क्योंकि मैंने तो कभी भी ऐसी घटना कभी देखी भी नहीं, कभी सोची भी नहीं। जैसे बोलते हैं ना, कहीं आपके अचेतन मन में तो नहीं है भैया, कहीं आपका हेलुसिनेशन तो नहीं है। तो सवाल यहाँ पे मेरे सामने क्या था कि मैंने तो वो घटना कभी देखी नहीं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं और ना मेरे दिमाग में वो कहानी है। अब जैसे मैं पिछले जन्म में एक राजवैद्य था, एक राजा के यहाँ पर, मतलब आज से कोई 1500 साल पहले। तो मेरे दिमाग में नहीं, राजवैद्य को मैं क्यों सोचूंगा, मुझे क्या करना राजवैद्य का दिमाग में ला के। ना मैंने ऐसी कोई कहानी भी सुनी थी, मान लो ऐसा होता है ना भाई, कहानी का भी प्रभाव होता है, ऐसे कुछ भी। तो और फिर जिस ढंग की घटनाएं घटी, जो मेरे साथ लोग थे जिनके साथ मेरे कार्मिक संबंध है, तो मैंने देखा कि वो उस जन्म में मेरे साथ में मेरे पास आसपास था। तो उसका कनेक्शन में महसूस किया मैंने। तो इस तरह से फिर बाद में फिर तो मुझे वो बोलते हैं ना, एक नेक मिल गया पास्ट लाइफ में जाने का, वो जो होता है ना एक बार। तो वो नेक मिलते ही फिर मैं हर बार रिलैक्सेशन करके मैं स्वयं जाने लगा। तो वो इंटेंशन करता रहा कि मुझे 3000 साल पहले जाना है, 2000 साल पीछे जाना है, ऐसे मैं जाता गया। जैसे आपके साथ दिक्कत हुई, आप बता रहे हैं कि कई हाँ बार प्रयास करने को, तो ये भी होता है कि अगर मैं चाहूँ अपनी पास्ट लाइफ देखना, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं पहले बार के प्रयास में देख ही लूँ। हाँ, देखिए ये तो हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि देखिए पर्सनल लेवल पे जब हम लेके जाते हैं ना, पर्सनल लेवल में तो 95% सक्सेस रहती है। अच्छा। एक 5% लोग थोड़े से मतलब मान लो कम देखते हैं, यानी तो जा नहीं पाते या स्टक हो जाते हैं, तो उनको दोबारा भी रिपीट करके कई बार दूसरी बार में लोग जाते हैं, कई लोग तीसरी बार में चले जाते हैं। तो ऐसा होता है, पर वो 5%, ज़्यादा नहीं, बहुत परसेंट ज़्यादा नहीं है वो। अच्छा, मतलब फाइनली हो जाता है, कोशिश हाँ जी, हाँ जी, करने पे हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। एक डाउट वाली चीज़ें भी मैं ज़रा इसमें रखना चाहूँगा साथ साथ नहीं में, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कि अगर आप पास्ट लाइफ में जा रहे हैं और आपने कुछ चीज़ें देखी, और जैसे कि आपने 1500 साल पहले की बात बताई, तो उसका तो कोई प्रमाण उस तरह से मिल नहीं पाएगा, मिलेगा नहीं, लेकिन नहीं अगर मिलेगा। पिछले जन्म की ही बात करें तो वो लोग, वो परिवार के लोग अभी भी हैं, जीवित हैं। हाँ जी। तो ऐसी कोई चीज़ बताइए जो जिसको आपने वो पास्ट लाइफ दिखाया और वो उसके परिवार के लोगों ने बातें बताई, या इस व्यक्ति ने ही बता दी कि यहाँ पे ये चीज़ रखी थी, यहाँ मैं ऐसे रहता था, और वो चीज़ें मैच हुई, उस परिवार ने भी वही बात कही और ये जिस व्यक्ति को आप दिखा रहे हैं उसने भी सेम वही बात कही। हाँ, देखिए एक्चुअल में ये जो काम है, जो एक प्रकार से जैसे डॉक्टर इयान स्टीवनसन और उनके और कई तरह के ग्रुप में काम किया, कि जिसको गवर्नमेंट ने फंड भी किया उनको, और तो उसके कारण वो इन सब चीज़ों पे काम कर पाए। लेकिन एज सच मैं अगर मुझे कोई पता चला तो मैं खुद जाकर, जैसे बोलता ना कि रिसर्च करके मैं नहीं आया कभी, बल्कि जो लोग करके आ चुके थे उनकी स्टडी मैं ज़रूर करता रहा। मतलब मेरी पर्सनल स्टडी में क्या था कि जो भी विद्यार्थी मान लो चला गया, तो वो अपने आप से खोज के आता है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे सूरत में एक व्यक्ति, एक बिजनेसमैन है, जो पिछले जन्म में रानी रूपमती चित्तौड़गढ़ से कनेक्टेड था। अच्छा। तो उसने जो जिस ढंग का मकान, वो कभी चित्तौड़गढ़ गया नहीं, लेकिन उसने जिस ढंग का मकान और जिस ढंग के हालात उसने देखे और अपनी शक्ल जिस ढंग की देखी, तो उसको लगा कि एक बार जाके आना चाहिए कि क्या वास्तव में मैं ऐसा था, ये मेरी शक्ल ऐसी थी। तो वो जाकर वाकई में वहाँ पर जाकर आया और उसने जाकर उस चीज़ को कंफर्म करके आया, और जो उसने एग्जैक्टली देखा अपनी शक्ल, वो वास्तव में चित्र में वहाँ पर वही थी।
तो और जिस प्रकार के दरवाजे देखे या जिस प्रकार का हॉल देखा था जहाँ पर उसने अपने आप को खड़े हुए देखा पास्ट लाइफ में, सब कुछ वो चीज़ें वो कंफर्म करके आ गए अपने लिए। या किसी ने मान लो किसी ने कोई 1800 की ईस्वी में कोई गांव का नाम बताया, कोई एक शहर का नाम बताया, तो वो उसने ज़िंदगी में कभी सुना भी नहीं, और अचानक वो एक नाम वैसा बोल देता है, तो वो गूगल में जाके जब सर्च करता है तो वो नाम उसको वहाँ मिल गया, ऐसे बोला, क्योंकि वो कहता है ये नाम तो मुझे पता भी नहीं था और मैंने एक नाम कैसे बताया, और बताया तो जाके सर्च भी किया। तो इस तरह की घटनाएं जो है हमारे स्टूडेंट खुद ही कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जैसे कहते हैं ना कि जो लोग पूर्व जन्म में जाते हैं, तो मैं अब जाके रिसर्च करके आऊँ कि भाई ये पिछले जन्म में गए थे कि नहीं, मतलब वास्तव में से थे कि नहीं थे, ये मैं दूसरों के रिसर्च के ऊपर मैं आधारित हूँ ओरिजिनली। अच्छा। मैं कभी ऐसे मैंने ये समय इस तरह निकाला नहीं, और इसका कारण भी है मेरी व्यस्त जीवन और मेरा, और दूसरी बात क्या होता है, जनरली इस प्रकार के रिसर्च में फंडिंग होती है। अब देखिए डॉक्टर इयान स्टीवनसन को किसने फंडिंग की? जेरोक्स कंपनी के जो मालिक है अमेरिका में, उन्होंने उसको पूरी फंडिंग की इस पे रिसर्च करने के लिए, तब उन्होंने वो भी काम कर पाए। नहीं तो एक आदमी जो है ना इसमें पूरा ट्रैवलिंग करना, जगह जाना, उसके रिकॉर्ड रखना, सब करने के लिए एक अलग समय की जरूरत होती है। तो ये काम आज भी कुछ लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर मैं इसमें प्रैक्टिकली इस तरह से कभी नहीं काम किया मैंने। आप जो पुनर्जन्म की जो भी बात कर रहे हैं या फिर पिछले जन्म में, तो मोस्टली देख रहा हूँ कि इंसान जो है वो इंसान में ही है, जबकि हम लोग ये भी सुनते हैं कि कीड़े मकोड़े में भी जन्म हो सकता है, पशु पक्षी में भी हो सकता है। तो इसको लेकर आपकी ये थ्योरी क्या कहती है? देखिए क्या होता है कि जनरली अभी तक तो हम जितने भी लोगों को ऑलमोस्ट 99.99 मैं कह सकता हूँ, 1% छोड़ देता हूँ, तो जितने भी लोगों को आज तक लेके गया हूँ उसमें सबके सब जो है ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग, खाली मेल फीमेल जेंडर बदलता रहा है बस। अच्छा। हाँ, जानवरों से 1% लोग का अनुभव मेरे संपर्क में आया, जैसे कोई डायनासोर के समय में चला गया तो डायनासोर के रूप में देखा, किसी ने हंस बत्तख के रूप में देखा, किसी ने गाय के रूप में देखा, तो किसी ने चिड़िया पक्षी के रूप में अपने आप देखा, किसी ने अपने आप को शेर के रूप में देखा। तो ऐसे लोग मेरे पास आए, लेकिन अगर मैं समझो कि इतने 45,000 में अगर मैं कहूँ तो भाई कितने लोग आए, तो मैं कहूँगा कि ये मुश्किल से 25-30 लोग आए अब तक इतने लोगों में। तो इसका मतलब है परसेंटेज नील के बराबर ही है, बहुत कम है। तो इसका मैं ऐसा कारण मानता हूँ कि मनुष्य जन्म लेने के लिए आपके पास कुछ संस्कार भी चाहिए होते हैं, एक इमोशन भी डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि तभी आप मनुष्य जन्म में आ पाते हैं। नहीं तो फिर एनिमल किंगडम में कोई मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट तो होते नहीं है ज़्यादा। अच्छा, वो जानवर जरूर आए जो पेट एनिमल्स कहते हैं। जैसे मेरे घर में एक कुत्ता था जो मर गया, मान लो बहुत प्यार था उसके साथ, एक घोड़ा था मर गया, वो इस जन्म में मनुष्य जन्म में आया, ये हमने देखा है। अच्छा। जैसे एक बहुत बड़े IAS ऑफिसर थे, उनका एक उसको जब मैं लेके गया तो उसका असिस्टेंट जो उसकी बहुत सेवा करता है वो पिछले जन्म में उनका घोड़ा था। अच्छा। मतलब इस तरह की बातें, तो ऐसे लिंक जो है ना हमें मिलते हैं। जैसे हमारा डॉगी था पिछले जन्म में, तो इस जन्म में हमारे साथ हमारे एक मित्र के रूप में हमारे साथ में आ गया। ऐसे तो मतलब ये होता है कि जिस एनिमल में इमोशन डेवलपमेंट हो जाते हैं वो जो है इस मनुष्य जन्म में आने की संभावना उसके बढ़ जाती है। तो ये भी कहा जा सकता है कि आपके काम का, कर्मों का प्रभाव जो है, ये जो भी आप जन्म लेने वाले हैं उस पर पड़ता है, उसी हिसाब से भी जन्म हो सकता है बिल्कुल आपका, बिल्कुल है ना? क्योंकि हाँ जी। कई बार लोग कर्ज भी करते हैं। हाँ जी। कुछ अगर गलत किसी ने कर दिया, कर्ज बहुत खतरनाक होता है। हाँ, कि कुत्ते में जन्म हो तुम्हारा या समथिंग इस तरह से जानवरों के लेके। नहीं, देखिए क्या होता है, कर्ज जो है ना, देखिए कर्ज का बारे में मैंने ऐसा देखा है कि जिसको हाय कहते हैं, हाय बोलते हैं ना, जो जिसको दुख होता है और उसकी वो पीड़ा होती है उसके अंदर, तो उसके अंदर से हाय निकलती है। तो इसके अंदर मैंने क्या देखा कि जैसे एक कुछ ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि एक महिला पिछले जन्मों में ना चिड़ियों के अंडे तोड़ देती थी, तो उसकी माँ को बड़ी तकलीफ होती थी, तो इस जन्म में उसके बच्चे ही नहीं हुए। आप जरा सोचिए, तो क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो चिड़िया है तो छोटा जीव, पर उसकी जो चेतना है वो तो हाय जो पैदा कर रही है वो इसके साथ कनेक्टेड है उसके साथ। तो जब उनको चिड़िया की आत्मा से माफ़ी मंगवाई और उसके बाद उन्हीं से ही रेमेडी भी पूछी कि भाई क्या करने से
ये चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई चिड़ियों की केयर करो, दाना डालो, जो भी इस तरह की बातें की। तो उसके बाद में उसके घर में संतान हुई, मतलब इस तरह से। तो अब मैं भी नहीं जानता था कि संतान नहीं होने का कारण क्या है भाई, ये तो मैं भी लेके गया तो मुझे ही पता चला कि हाय हैं। इसी तरह एक महिला चंडीगढ़ में बैंक की मैनेजर थी, वो अभी उसका एक लड़का है, 40-45 साल की उम्र है उसकी। उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला जाता है। तो उसको ये जानना था कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के क्यों चला गया, कोई ऐसा कारण नहीं था वो ले जाने का। तो पिछले जन्म में जब लेके गया तो उसमें देखा कि वो फ्रांस में थी और वहाँ भी उसका हस्बैंड छोड़ के चला गया। तो हमने देखा कि यार पिछले जन्म में भी हस्बैंड नहीं था और उसके 2 बच्चे हो गए थे। और तो मैंने कहा कि और कहीं तो रूट कॉज है इसका। तो फिर मैं उसको जब और डीप में जाकर उसके रूट कॉज तक जाने के लिए मैंने कहा, तो वो करीब 500 साल के आसपास के एरिया में पहुंच गई, जहां वो राजस्थान में एक ज़मींदार थी और उसका एक सर्वेंट था जो उसी दिन शादी करके आया था। तो किसी कारणवश कुछ झगड़ा और नाराज़गी हो गई, तो उसको उन्होंने मार दिया, हत्या कर दी उसकी। तो हत्या करने से क्या हुआ कि वो जो उसकी जो नई नवेली दुल्हन थी, वो उसके लाश पे बैठ के सती हो गई। तो उसने जब लाश पे जब वो बैठ के सती होने जा रही थी, तो उसने उस समय बद्दुआ दी उसको कि तू किसी भी जन्म में, जिस तरह तूने मेरा सुहाग उजाड़ा, किसी भी जन्म में तू अपने दाम्पत्य जीवन को तू कभी सुख नहीं भोग पाएगा। तो अब देख, तो इस तरह की घटनाक्रम को जब मैंने अनुभव किया, तो फिर हमारे पास्ट लाइफ में एक तकनीक होती है कि जिसमें हम उसकी चेतना के साथ कम्युनिकेशन करवाते हैं, बातचीत करवाते हैं और उनसे माफ़ी मंगवाते हैं, और उसके बाद में उसी से रेमेडी भी पूछते हैं कि क्या करने से हम इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो उसके बाद वो महिला को फिर जब मैं अगले 100 साल के बाद जब मैं लेके गया भविष्य में, तो मैंने देखा कि 40 साल तक उनका दाम्पत्य जीवन बच रहा है। तो इसका मतलब है कि वो कर्म बंधन से मुक्त हो चुकी है और अब अगला जीवन जब उसको मिलेगा तो उसमें वो दाम्पत्य जीवन अच्छे ढंग से जी पाएगी। तो ये देखने में आता है कि लोगों की जो हाय और जो बद्दुआएं होती हैं वो कई जन्मों तक साथ में चलती है, यूँ समझ लें आप। और अभी मैंने आपको अभी एक वीडियो बताया, एक एयरफोर्स के जो एक सज्जन है, हाँ, तो उसके अंदर उनका एक भाई जो है, वो भाई उनका एक हेमोफीलिया करके एक बीमारी है, इसके अंदर ब्लड निकलता है बॉडी से जो है, तो वो बहुत खतरनाक बीमारी है, ऑटो इम्यून डिजीज की तरह है। वो उसका कारण जानना था। तो आप जानकर के हैरानी होंगे कि वो एक जन्म में ज़मीन लोगों की हड़प लेता था और लोगों के साथ जो है कई तरह के धांधली और फ्रॉड करता था वो। तो उसका परिणाम के रूप में आज उसको इस तरह की बीमारी को भुगतना पड़ा कि, तो ये सब ऐसी लिंक जो है ना उसमें हमारे साथ मिल जाते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पॉडकास्ट शुरू करने से पहले सर से मैं यही चर्चा कर रहा था और मैं अपनी जिज्ञासाएं और साथ ही साथ जो संदेह है, सर ने एक मुझे दिखाया है इस फ़ोन में ही कि कैसे वो ट्रांसपोजिशन में वो व्यक्ति सारा कुछ बता रहा है। तो मेरा थोड़ा एक यकीन जमता गया और सवाल मैं लगातार आगे पूछ ही रहा हूँ। तो मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें अगर आपके साथ घटित हो रही हैं, चाहे गलत या सही, तो उसका कोई ना कोई रीज़न है। एक सवाल मैंने ये भी सोचा था कि ये जो आप दिखा रहे हैं लोगों को पास्ट लाइफ, फ्यूचर, तो इसका कोई मकसद है या सिर्फ लोग इसको फन के तौर पर या थोड़ी उसके तौर पर देख रहे हैं? नहीं, बहुत बड़े पर्पस के लिए जाते हैं। देखिए क्या होता है कि सबसे पहली बात, हर आदमी को क्या सोचनी मालूम है, कौन है ऊपर बैठा हुआ इस संसार में जो तुम्हें फालतू में तुम्हें इस तरह का जन्म देगा, इस तरह का जन्म नहीं देगा, और तुम्हें दुख देगा, सुख देगा, पैसा देगा, नहीं देगा, अच्छे दोस्त मित्र देगा, नहीं देगा। वो इज़ देयर। कोई संसार में किसी को भी आपके लाइफ में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है, ये सबको जानना ज़रूरी है। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन यू। कोई आपका भाग्य बनाने में जरा भी रुचि नहीं रखता, कोई आपका भविष्य बनाने में जरा भी रुचि नहीं रखता। किसको पड़ी है? हमारी अपनी जीवन यात्रा है। हम हर पल जो भी चुनाव करते हैं, हर पल कॉन्शियस या अनकॉन्शियस, तो उसका प्रतिफल हमें अपने आप भविष्य के रूप में सामने आता चला जाता है बस। तो इसीलिए समझना क्या मालूम है कि इस संसार में हर चीज़ बड़े नियम से घट रही है। कॉज एंड इफेक्ट का जो लॉ है वो अपनी जगह पे काम कर रहा है।
इसी को हम धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर, कि वो लॉ के अंतर्गत हम बंधे हुए हैं और ठीक उसके अनुसार हमारे फल प्रतिफल जो बोलते हैं ना, क्रिया प्रतिक्रिया, वो उसके अनुसार फल आते चले जाते हैं और हम अच्छा भुगतान कर रहे होते हैं या गलत भुगतान भी कर रहे होते हैं। लेकिन इस सर तरह के। अगर आप इस विधा के जरिए लोगों को उनका पास्ट लाइफ दिखा रहे हैं या फ्यूचर दिखा दे रहे हैं, तो मैं ये क्यों ना कहूँ कि आप उस एक सिस्टम व्यवस्था जो ब्रह्मांड का एक बना हुआ है, प्रकृति का एक बना हुआ है, जिसमें नेचुरली हमें मेमोरी नहीं है, उसी प्रकृति ने डिसाइड किया कि आपको मेमोरी नहीं रहेगी पीछे की लाइफ की, हाँ बट जी। आप वो मेमोरी दिखा रहे हैं, डाल रहे हैं, तो मैं क्यों ना मानूं कि उस व्यवस्था के साथ आप एक खिलवाड़ कर चैलेंज रहे कर रहे हैं, हैं। खिलवाड़ कर रहे हाँ, हैं। देखिए पहली बात क्या होता है कि हमारी एक क्वालिटी, एक हमारी जो भगवान ने हमें दी, वो क्या मालूम है कि सर्टन डीप रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में हमारी चेतना किसी भी डायमेंशंस में यात्रा कर सकती है और हमारी चेतना कहीं भी जा सकती है, ठीक है ना। तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग कहते हैं जिसको हम लोग। देखिए पूरी दुनिया में लोग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी करते हैं। तो ये हमारी एक नेचुरल क्वालिटी है कि हम उस डायमेंशंस में जाकर हम सब कुछ देख करके आ सकते हैं। तो पूर्व जन्म में जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि एक प्रकार से मैं उसको आत्म जागरण का मार्ग कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि आप जीवन का सत्य एक सैटेलाइट की तरह ऐसे जीवन को देख कर आते हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये तीनों आप टाइम को जब देख कर आते हो और आप देखते हो कि मैं हर जन्म में अलग अलग जात पात में, ऊंच नीच में रहा, मेरी कभी गरीब कभी अमीर रहा, जो भी रहा, और मेरे अलग अलग संबंध रहे, और इस जन्म में कुछ और है तो अगले जन्म में कुछ और है। तो आपको सबसे बड़ी जो क्या बोलते हैं कि जानकारी क्या मिलती है कि भाई मैं तो किसी जन्म में मरा ही नहीं, मेरी तो पैकिंग बदलती रही। तो पहला अनुभव जो मृत्यु का होता है ना, तो कम से कम आप मृत्यु के डर से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, फिर आपने देखा कि इस जन्म में मैं आया तो मेरी शक्ल मेरी बॉडी सब बदल गई, और फिर और अगला जन्म में 100 साल के बाद जब लेके जाता हूँ वहाँ और बिल्कुल डिफरेंट जन्म होता है। तो जब आप ये इस प्रकार के जीवन को देखते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि आज मैं जिसके लिए रो रहा हूँ कि मेरा कोई बिछड़ गया, तो अगर मेरा गहरा प्यार है तो वो वापस आ गया अगले जन्म में। कोई मुझसे बिछड़ा ही नहीं, मतलब आज चाहे वो बेटा हो कि वाइफ हो कि पति हो, वो वापस दोबारा आएगा ही। और अगर कुनकुना प्यार है और उतना गहरा लगाव नहीं है तो फिर वो रिपीट नहीं होते, वो फिर अपनी यात्रा पे अलग अलग निकल जाते हैं। इस एंगल से देखें तो अच्छी बात है कि एक किस तरह की सीख मिलती है, लेकिन हाँ। मैं अगर इसी को दूसरे नज़र से देखूं कि अगर मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, किसी का बुरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई दिक्कत एक ऐसी है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है, और आपने मुझे दिखाया, बताया और ये बताया कि कुछ 4 जन्म 5 जन्म पहले का कुछ कर्म है। जो यहाँ मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ थोड़ी सोच के तकलीफ होती है कि जो मैं कर रहा हूँ, इतना कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी मुझे भुगतना पड़ रहा है, और रीजन उसका है 4 साल, हाँ, 4 कई जन्मों 5 से, कुछ जन्मों से आ रहा है। देखिए सारे तक चीज़ें ना हर जन्म से ही होती है, ऐसा नहीं है। कुछ जो मेजर लाइफ में जो इंसिडेंसेस घट रहे होते हैं, बाधाएं आ रही होती है, मतलब है ना, संबंध बन रहे होते हैं, तो उनके पीछे कोई न कोई कॉज जो है पिछले जन्मों से होता है जनरली, ठीक है ना। सारी चीज़ें नहीं है कि आज आप मेट्रो पकड़ने गए तो मेट्रो 2 घंटे लेट हो गई तो आपको लगा यार मेरे को क्यों तकलीफ होती है यार, आज मुझे टैक्सी नहीं मिली यार, क्या गड़बड़ हो गई यार, यानी तो मेरी तो मतलब इस तरह की चीज़ें तो उस देश काल परिस्थिति के अनुसार जो घटनाएं घटती वो तो नेचुरल बोल सकते हैं उसको। पर जो बड़ी बड़ी चीज़ें लाइफ में है कि आज इतना आप पैसों को लेकर आप जो है कमी महसूस करते हैं, आप कमा नहीं पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी शादी आप नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए शादी के बारे में मेरे खुद के परिवार में जिनको मैं पास्ट लाइफ में लेके गया तो पता चला, क्योंकि वो शादी नहीं कर रहे थे, लड़की 40 साल 50 साल 22-42 साल की हो गई, तो उसका जब पूर्व जन्म जाकर देखा तो पता चला कि वो स्वयं जो है एक विश्वनाथ के नाम से साउथ इंडियन की एक साधु थी, और वो एक आध्यात्मिक ऊंचाइयों की तरफ जा रही थी। अच्छा। तो अब इस जन्म में पैदा होने के बाद उसका जो दिमाग है ना, वो एक यंगस्टर की तरह, तो मान लो थोड़ी देर के लिए लव अफेयर हो गया या किसी के साथ बातचीत होगी, वो हो गया होगा, पर एक्चुअल में उसका इंटरेस्ट नहीं है मैरिज में। उसका इंटरेस्ट है
कि आई मस्ट डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड, मैं कुछ समाज के लिए सेवा करूं, समझे ना आप। तो वो जो पिछले जन्म से लेकर आ रही है वो साथ में लेकर आ रही है, इसलिए वो मैरिज नहीं कर रही है अब, और उसको मैरिज में खुशी भी नहीं हो रही है। उसको इस बात से, वो मैरिज का सुख बोलते हैं ना, कोई सेक्स का सुख देखना है या नहीं तो पति का सुख देखना है, वो सब उसके दिमाग में भी नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो मैं अब मतलब वो उसके माता पिता रिलैक्स्ड है कि इसका मतलब है कि मेरी बेटी जो है अगर शादी नहीं करी तो बिल्कुल सही जगह पर है वो। अच्छा, तो यूं। हाँ, तो इस एंगल से तो अच्छी बात है अगर आप ये सब चीज़ें आप दिखा रहे हैं तो। हाँ। और एक चीज़ और भी पुख्ता होती जा रही है कि कोई अगर तकलीफ में है या कोई बड़ा आदमी है या कोई नाम और यश कमाया हुआ है तो उसके कई जन्मों का भी कहीं ना कहीं एक कनेक्शन उसके फल है, वो कर्म जुड़ते हाँ, गए हैं। बिल्कुल ऐसे कुछ लोगों का नाम जरा बताइए ना हमारे दर्शकों के लिए जो बड़े नाम हैं, अमिताभ जैसे या हाँ, फिर शाहरुख हैं, हाँ, सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिक्स में कोई ऐसे लोग हैं। देखिए पहले तो मैं अपने आप से लेता हूँ कि व्हाई आई एम इनटू दिस फील्ड, ऐसे बोलता है ना। ठीक। तो मैंने अनुभव किया कि मैं कई जन्मों से या तो मैं टीचर रहा हूँ ऑलरेडी, जैसे वेद पढ़ाता था किसी जन्म में, किसी जन्म में मैं वैद्य था तो हीलिंग फील्ड में था, कई जन्मों में मैं मंदिर का पुजारी रहा। तो इस तरह, और एक जन्म में मैं शायर भी था, मतलब एक मुस्लिम कैरेक्टर में। अच्छा। तो क्या होता है कि और एक जन्म में बाबा भी था, मतलब आश्रम था मेरा एक जो एग्जैक्ट पिछला जन्म है मेरा। तो मैंने ये देखा कि मैं हमेशा उसी दायरे में घूमता रहा हूँ जिसको मैं अर्न करता जा रहा था, यानी कि जो नॉलेज मैं गेन करता जा रहा था, मुझे उसी फील्ड की तरफ मेरा नेचुरल अट्रैक्शन बनता जा रहा था। और आज भी आप देख रहे हैं कि मैं कपड़े मेरे बदल गए, समझे, लेकिन ज्ञान में आज भी वही दे रहा हूँ जो कई जन्मों से मैं प्राप्त करते हुए आ रहा हूँ। तो मैं देखिए, आज जब मैं आप मुझे जब प्रश्न करते हैं ना, तो कई बार मुझे क्या लगता है कि मैं कैसे ये जवाब दे पाया, मैंने तो ये पढ़ा भी नहीं कहीं, अचानक मेरे अंदर भीतर से क्यों आ गया। तो मेरे अचेतन या अनकॉन्शियस माइंड में वो जो कई जन्मों के संस्कार है ना, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं उसको कई बार रिवील कर पाता हूँ। तो इस तरह हर आदमी के साथ होता है। तो एक तो आज समझो मैं इस स्थिति में हूँ तो इसका कारण वो है। तो इसी तरह जितने बड़े बड़े लोग हुए, अब जैसे आज अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट हुए इतनी गरीबी से उठकर, तो पिछले जन्म में वो जो थे ही वाज टीपू सुल्तान, और हैदर अली जो थे वो सारा भाई थे जो इनके साथ जुड़े। अच्छा, हाँ, हैदर अली जो, हाँ, तो ये, हाँ देखिए ये बातें कहाँ से निकल के आई। आपको एक किताब खोजनी पड़ेगी जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, बोर्न अगेन। ये किसने लिखी? डॉक्टर वॉल्टर सिमको MD, एक मेडिकल डॉक्टर है जो अमेरिका के हॉस्पिटल में काम करते हैं। उन्होंने ये किताब लिखी बोर्न अगेन, और उन्होंने इसके ऊपर काम किया बहुत सालों तक कि कौन कौन बड़ी बड़ी हस्तियाँ कहाँ से आ रही है। इवन मतलब कैनेडी से लेकर बड़े बड़े प्रेसिडेंट से लेकर हर एक के बारे में रिसर्च की उन्होंने। तो और उन्होंने ऐसे रिसर्च नहीं की, उन्होंने पूरा लाइब्रेरी में जाकर हिस्टोरियन को पता करके सब कुछ उसका रिसेम्बलेंस किया, तब उन्होंने किताब लिखी। तो उसमें उन्होंने, उस किताब के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है, जिसमें सबसे पहले तो अब्दुल कलाम के बारे में बताया, फिर बाद में अमिताभ बच्चन के बारे में बताया कि वो एडविन बूथ के नाम से एक 1800 ईस्वी में एक स्टेज कलाकार थे। अच्छा। तो ऑलरेडी वो स्टेज के ऊपर काम करते थे। और जो ये मिशन इम्पॉसिबल के जो हीरो है, उनका नाम मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, टॉम क्रूज। तो टॉम क्रूज था, वो उसका मालिक था, वो न्यूयॉर्क थिएटर का उस समय। अच्छा। और उसके अंडर में, उनके थिएटर में वो काम करते थे। तो इनके साथ भी इनका लिंक था, टॉम क्रूज भी इनके साथ जुड़ा हुआ था उस समय। अच्छा। और जो रेखा थी वो उनकी पहली बीवी थी, और उसके बाद में उसकी एक बच्चा जनने के बाद उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद में जो सेकंड बीबी आई वो जया भादुड़ी, मेरी मैकविलिन के नाम से उसका नाम था। ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस उन्होंने दिए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक्चुअल में उनके पुराने पिक्चर उन्होंने डाले हुए हैं एग्जैक्टली उसके चेहरे को रिसेम्बलेंस करते हुए। ये मज़ेदार बात है। और इसी तरह अमिताभ बच्चन का आपने देखा होगा, इंदिरा गांधी परिवार के साथ एक संपर्क रहा। तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि सोनिया गांधी जो थी वो दिखने में तो लगता है कि ये इटली से आई यार, वहाँ तो एक ऑर्डिनरी सी महिला थी, पता नहीं है तो भारत की इतनी बड़ी वो हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सोनिया गांधी भी स्वयं जो है वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे थी
उनका वो आपको जाके किताब देखनी पड़ेगी। और राहुल गांधी इनके पिता थे उस समय। अच्छा। मतलब वो भी एक बहुत बड़े बाहर अमेरिका में किसी पोस्ट के ऊपर थे। और सोनिया गांधी के जो हस्बैंड थे, सॉरी उस समय जो हस्बैंड थे, लूसी हेल नाम था इनका। सोनिया गांधी का नाम था लूसी हेल। और इसके जो हस्बैंड थे उसने अब्राहम लिंकन की हत्या की थी। ओह। हाँ, और उस केस को रिजॉल्व करने के लिए इंदिरा गांधी उस समय वो भी एक मेल कैरेक्टर में थी। उन्होंने उसको पकड़ने के लिए जो है काम किया, मतलब उसके जो बोलते हैं सीआईडी, जो सीबीआई टाइप जो भी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब लेना आपस में सब लिंक है एक दूसरे का। ये फिर मैं थोड़ा सा डाउट वाला एक सवाल उठाता हूँ कि अमिताभ बच्चन ने तो कभी अपना उस तरह से पास्ट लाइफ दिखवाया नहीं है कुछ। हाँ। तो वो बुक में अगर उन्होंने लिखा है, हाँ, तो किस आधार पे लिखा? और सारी देखिए चीज़ें? क्या होता है, मैं एग्जांपल, इसमें क्या होता है कि उन्होंने इसके आधार ऐसे बनाए कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा एक काम चलता है जिसको साइकिक और मीडियम्स कहते हैं, मीडियमशिप कहते हैं। अच्छा। तो उनकी जो चेतना है ना, वो जाकर एक ट्रांस स्टेट में जाकर वो किसी की दूसरों की भी लाइफ दे सकती है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर मुझे कोई, आप जैसे आप पास्ट लाइफ में नहीं जा पा रहे हैं, अच्छा। तो फिर हम क्या करते हैं, हम किसी दूसरे को लेके जाते हैं और आपकी लाइफ दिखाते हैं पूरी। अच्छा, ये भी क्योंकि होता है? मतलब जब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आप जब सैटेलाइट की तरह ऊपर आ जाते हैं ना, हाँ। तो आप चाहे मोदी जी की लाइफ में जाओ कि शाहरुख खान की लाइफ में जाओ कि अमिताभ बच्चन की लाइफ में जाओ, आपको बिल्कुल जैसे सैटेलाइट से आपके सबके घर दिखाई देते हैं ना, कि आगे पीछे घर के पीछे क्या है, उसी तरह हर एक की लाइफ आप देख सकते हैं वहाँ पे। एवरीथिंग यू कैन सी वेरी क्लियरली। तो इसके कारण जो, तो इस तरह की चीज़ों से उन्होंने मीडियम्स बनाकर उन्होंने इस तरह की खोजबीन की। और उसको जब उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया तो उसके आधार पर जाकर फिर उन्होंने मतलब लाइब्रेरी, हिस्ट्री और जो भी चीज़ें थी उनका खोजबीन करके उनके फोटोग्राफ ढूंढे, उनका एड्रेस खोजा, सब कुछ, मतलब वो सारा डॉक्यूमेंटेशन करके उन्होंने वो किताब में दिया हुआ है। नाम है बोर्न अगेन। आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगी आपको आराम से। BORN। हिंदी में भी, हाँ, बोर्न Born अगेन Again। यानी कि फिर से पैदा होना, इस तरह से। हाँ। तो ये हिंदी में भी है, पुनर्जन्म के नाम से, पुनर्जन्म हिंदी में नाम है पुनर्जन्म, और इंग्लिश में नाम है बोर्न अगेन। तो इन किताबों का आप अध्ययन करें। यू डोंट हैव टू बिलीव मी इवन, क्योंकि मैंने तो कोई रिसर्च नहीं की, पर मैं रिसर्च हो गई है तो मैं उसकी जानकारी जरूर दे रहा हूँ। इसी तरह शाहरुख खान का भी उसके अंदर है। रिसर्च की क्या मतलब, मुझे लग रहा है कि आप जब खुद ही दिखा रहे हैं लोगों को पास्ट लाइफ, और वो तो कोई बहुत सवाल रह भी नहीं जाता। नहीं, तो आपके पास। मेरे पास तो सवाल ही नहीं। देखिए मैंने ये अनुभव किया कि जब एक बार आप पूर्व जन्म में चले जाते हैं ना और भविष्य अपना देख लेते हैं ना, तो आपके सारे क्वेश्चन समाप्त, सारे जजमेंट खत्म, सारे ब्लेमिंग गेम खत्म, सारे कंप्लेंट खत्म। क्यों? जब आपको पता चला कि नीम से नीम निकल रहा है, आम से आम निकल रहा है, तो फिर आप क्वेश्चन क्यों करोगे? अच्छा, एक सवाल और भी है सर कि जो आप भविष्य दिखा रहे हैं, जन्म दिखा रहे हैं, भविष्य का मतलब अगला जन्म, और या तो वो सेम वैसे ही होगा या कुछ बदलाव उसमें हो सकता है? देखिए क्या होता है कि दो प्रकार की लिविंग है। एक है अनकॉन्शियस लिविंग, कि आप पैदा होते हो, आप अनकॉन्शियसली जी रहे होते हो और एक्शन, कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे होते हो, ठीक है। तो आप जितने जन्म आज तक जीते हुए चले आए हैं, तो वो एक प्रकार की ईंटें हैं ना आपकी, जो आपने बिल्डिंग बनाई है अपनी, तो उसकी एक शेडो जो है ना, और उसका बोलते हैं ना, उस कॉज का इफेक्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है फ्यूचर के रूप में। और सिर्फ 100 साल नहीं, 200-300 साल तक भी, मतलब इट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड एंड डिजाइंड। अब समझे ना। लेकिन अगर आप कॉन्शियस हो गए, आप जाग गए और आपने वर्तमान में अपना एक्शन चेंज कर दिया, तो भविष्य हमेशा चेंजेबल होता है। आज वो इसलिए आकार ले चुका है क्योंकि आपने उसमें परिवर्तन करने के लिए कोई विल पावर से कोई चेंज आपने सोचा नहीं कभी। लेकिन अगर आज आप सोच ले कि यार मैं अगले जन्म में तो व्यापारी बन रहा हूँ, पर मुझे तो नहीं बनना व्यापारी, मैं तो साधु बन जाना चाहता हूँ, आपने अभी अभी जिद की और कहा कि मैं तो बस जाता हूँ संन्यास लेने यार, तो आप चले गए संन्यास लेने, किसी आश्रम जाके रहने लग गए और आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया सब संसार के प्रति। तो अब आपका जो बना बनाया जो भविष्य है ना, वो धीरे धीरे धूमिल होकर फिर दूसरा शेप लेने लगेगा। क्यों? आपका प्रेजेंट एक्शन जैसे ही चेंज हुआ, आपका आगे का एक्शन भी अब धीरे धीरे वापस दोबारा आकार ग्रहण करने लगेगा। तो इसलिए भविष्य इसलिए डेफिनेट है क्योंकि यू आर नॉट कॉन्शियस, यू आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग। अच्छा। और अगर आप कॉन्शियस हो गए
तो आपने उस भविष्य को चेंज कर दिया। अब देखिए, यही सिद्धांत को मैंने अपने जीवन में इस्तेमाल किया। देखिए, एक समय में मैं बीमार पड़ा, मेरी किडनी खराब हुई, मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो मैंने डिसाइड किया कि यार ये तो मेरे अनकॉन्शियस लाइफस्टाइल से मैंने अपने आप को बीमार किया, अब मैं आज के बाद बीमार नहीं पड़ूंगा। ये डिसीजन मैंने लिया। आज 50 साल हो गए, मेरे लिए डिजीज इम्पॉसिबल वर्ड है, इम्पॉसिबल। मेरी मर्जी के बिना खुजली भी नहीं होती, मैं यूँ कहता हूँ। क्यों? बॉडी कहती कॉज दो तो खुजली करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। बॉडी कहती छींक लानी चाहिए तो मिर्ची फैलाओ तो मैं छींकूंगी, वरना मेरे को छींकने का शौक नहीं है। तो मैं ये नियम जान गया ना, तो मैं उस नियम के साथ कॉन्शियसली जुड़ गया, तो आज भविष्य मेरी मर्जी वाला बन रहा है ना। अच्छा, एक ज़माना था पैसों को लेकर मैं बहुत गरीब आदमी था, मतलब इतना पुक्कड़ समझो कि एक स्कूटर भी खरीदने की ताकत नहीं समझो मेरी। अच्छा। तो ये 45 ईयर्स तक बता रहा हूँ मैं। और आज क्योंकि वो मेरा माइंडसेट था। मैं उसको कहता हूँ गरीबी का माइंडसेट। वो मेरा माइंडसेट गरीबी का था क्या, और उसको मैं आध्यात्मिक हैजार्ड भी कहता हूँ, स्पिरिचुअल हैजार्ड। क्यों? क्या करना इतना पैसा कमा के, सब तो यही छोड़ जाना है। सिकंदर क्या लेके गया था, पैसों के पीछे क्यों भागना, पैसा दुख की जड़ है। आप समझे ना, संतोषम परमम धर्म, ये सब जो डायलॉग होते हैं ना, तो ये लोग समझते हैं कि शर्मा जी कितने ऊंचे विचार रखते हैं। ऊंचे विचार नहीं रखते, घटिया विचार रखते हैं। क्यों? इससे संपन्नता जीवन में कभी आई नहीं, क्योंकि मैं रेस्ट्रिक्शन में रह गया। फिर बाद में मैंने अपना माइंडसेट बदला कि आई मस्ट बिकम रिच, एंड रिचनेस इज एवरीबॉडीज बर्थ राइट। हर आदमी में अमीर बनने की पूरी क्षमता होती है, पर आदमी अपने माइंडसेट से अपनी अमीरी को रोक लेता है। मैं कहता हूं गरीब बने रहने के आप नियम अपना लेते, मैं यूं कहता हूं। तो मैंने उन नियमों से इसलिए अपना लेते हैं क्योंकि आप बन नहीं पा रहे हैं। नहीं, क्योंकि आपकी मान्यताएं बन जाती है ना भाई। आज एक आदमी, एक स्टूडेंट एक अच्छी पढ़ाई क्यों करेगा? वो इसलिए पढ़ाई करेगा, अच्छी नौकरी करनी है। अच्छी पढ़ाई करने का मतलब क्या है? व्यापार करने का मूड है क्या उसका? एक अच्छी जॉब भी करने का मूड है ना। तो शुरुआत से वो माइंडसेट लेके क्या जा रहा है, नौकरी करूंगा। लेकिन एक बनिया का बच्चा तो ऐसा नहीं सोचता ना, वो तो बचपन से सोचता है ट्रेडिंग करेंगे जी। तो भाई उसको किसने सिखाया? क्योंकि उसका माइंडसेट बना ना बचपन से। तो कहने का मतलब क्या है कि इट इज़ ऑल योर माइंडसेट। तो ये माइंडसेट मैंने चेंज किया कि आई मस्ट क्रिएट मनी। तो मनी कैसे क्रिएट होगा? या तो मैं बिजनेस करूं, और बिजनेस तो मैं था नहीं, बिजनेस का कोई इन्वेस्टमेंट पैसा भी था नहीं। तो मैंने कहा फिर दूसरा पैसा कैसे आएगा? तो अपने किसी ऐसे क्षेत्र में अपनी स्किल डेवलपमेंट करो जिससे लोग आपको दिल खोल के पैसा देना चाहें। यानी कि यू क्रिएट सम टैलेंट और स्किल इन विद इन योरसेल्फ। तो मैंने फिर अपनी फील्ड में वो काम करना शुरू किया, वो नॉलेज गेन करना शुरू किया, जिसके अंदर मास्टर बनाने की कोशिश की। और फिर जैसे बोलता ना कि जितनी मैंने अपनी एक्सपर्टाइज पैदा की, अपने आप पैसा आता चला गया। और आज कितना करोड़पति बनो उसकी डिसीजन मैं ले रहा हूँ, ध्यान रखना। अच्छा। क्योंकि मैंने ये बात समझ ली कि ये जो ब्रह्मांड है ना, समृद्धि का सागर है। बर्तन का साइज आप डिसाइड करते हो। आप चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच जितना मिलेगा, कटोरी लेके जाओगे तो कटोरी जितना, बकेट लेके जाओगे तो बकेट जितना। वो डिसाइड द साइज ऑफ योर बाउल। आप बर्तन का साइज कौन डिसाइड करता है कि मैं कितना पैसा कमाऊं? हम डिसाइड करते हैं ना। तो मैंने भी, देखिए, मैं ये साइंस जानता हूं कि हाउ मच रिच आई हैव टू बिकम, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने कटोरे का एक साइज डिसाइड कर लिया कि इतना बस, इससे आगे मुझे ड्रम नहीं चाहिए भैया। अच्छा। मुझे एक बाल्टी मिल गई तो बस है, ऐसा बोलता है ना। इसका भी डिसीजन मेकर मैं ही हूँ। तो ड्रम क्यों नहीं चाहिए सर? नहीं, वो ड्रम का मतलब इसलिए भी नहीं चाहिए कि क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा रिचनेस की तरफ जाने लगते हैं ना, तो आपके सामने क्या आता है कि देन यू हैव टू, पैसा आना आसान काम है, ध्यान रखना, हैंडल करना सबसे बड़ा कठिन काम है। अच्छा। तो मेरा लाइफ का उद्देश्य है कि मैं मिशनरी आदमी बनूं, कि मैं मनी मेकिंग मैन बनूं। तो साइंस तो समझ में आ गई कि व्हाट इज़ द साइंस ऑफ मनी मेकिंग, लेकिन मेरे सामने सवाल था कि मैं अपना समय मैक्सिमम पैसा कमाने की तरफ लगाऊं कि मिशन की तरफ लगाऊं। मेरा जो सवाल था, ये जो आप तमाम बातें बता रहे थे कि ये सब बेकार है और पैसा मैं अपने हिसाब से कमाऊंगा जितना मैं सोचूंगा, लेकिन आपने खुद ही जवाब दे दिया कि आप भी कहीं ना कहीं एक जगह रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन मैंने खुद जरूरत के मुताबिक। क्योंकि ऐसा नहीं कि अथा आप पैसे पा रहे हैं और वो आप खुश हैं। नहीं, देखिए मेरे सामने करोड़ों रुपए कमाने के बिजनेस के ऑफर आए मेरे सामने,
पर मैं उस तरफ जा नहीं पाया। और मेरा, क्योंकि मेरे सामने क्वेश्चन क्या था, आज अगर 500 करोड़ मेरे के सामने ला के रख दे तो मैं कोई उससे खुश नहीं होने वाला। मुझे खुशी कब होती है, जब मैं किसी को, देखिए हर आदमी के ये सब चीज़ें करने के पीछे रीज़न क्या होता है, आई मस्ट फील हैप्पी। तो मुझे क्या लगता है, मेरी खुशी किस में भैया, कि जब लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, लोगों में बदलाव आता है, तो मुझे अरबों रुपए मिलते हैं, मुझे ऐसा फील आता है। तो ये मेरी अपनी सोच है। तो मुझे, तो उसके कारण मैं इन चीज़ों में जा नहीं पा रहा हूँ। सामने बिजनेस खड़ा है, सामने समुद्र है, पर मैं पानी लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बोला नहीं यार, मुझे इस तरफ ये काम में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो मेरी हैप्पीनेस मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, ये समझ लें। बाकी मैं साइंस समझ गया, कितना ऊपर जाना है, कितना रिचनेस की तरफ जाना है, सब कुछ आपकी सोच, आपके एक्शन, आपके बिलीफ सिस्टम में। बस अच्छी बात, बढ़िया बात है। जो एक चीज़ और मैं पूछ रहा था, जो स्वप्न हम देखते हैं, या एक डेजा वू एक वर्ड है, जब जिसमें आपको एहसास होता है कोई चीज़ आप बता रहे हो या कुछ हो गया, तो एहसास होता है कि अरे ये तो बिल्कुल पहले हो चुका है, ये तो बस रिपीट कर रहे हैं, अच्छा अब ये बोलेंगे ऐसा, तो वैसे ही लगता है कि वैसे ही बोल रहे हैं। ये क्या, ये जो आप लाइफ दिखा रहे हो, उससे उसका कुछ कनेक्शन है, या दिमाग के ऐसे ही एक फितूर है? नहीं, फितूर नहीं है। इसको देखिए, आइंस्टीन से लेकर बिल गेट्स से लेकर दुनिया के सब बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि लिसन टू ऑलवेज योर हार्ट, नॉट टू योर माइंड। क्या कारण, क्या मालूम है, हम एक एनर्जी के बंडल है, ये समझ लो। हम एक फ्रीक्वेंसी है अपने आप में। तो ब्रह्मांड में चारों तरफ जो कई तरह की फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेट हो रही है ना, तो सडनली समटाइम हमारी बॉडी में एक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होता है, यानी कि आवर बॉडी हैज़, जिसको अतीन्द्रिय क्षमता कहते हैं हम लोग। तो हम है ना, वो हमारी फाइन सेंसस से हम कई चीज़ें होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कर लेते हैं। समझे ना, इसको अंतर प्रेरणा या इंट्यूशन भी कहते हैं। तो ये इंट्यूशन हर व्यक्ति में नेचुरल होता ही है। कुछ लोग इसको नकार जाते हैं, कुछ लोग इसको समझ जाते हैं, समझे ना। तो इसीलिए ये बिल्कुल स्वाभाविक है और हर आदमी की नेचुरल कैपेसिटी है, इसको बिलीव करना चाहिए। अच्छा, ये अगर पिछले जन्म में आप जा रहे हैं या भविष्य देख रहे हैं, तो कुछ कुछ फ़ायदे तो आपने बताए हैं, उससे किस तरह लोगों को लाभ होता है, इसका कोई ख़तरा भी है? नहीं, देखिए 1% भी आज तक दुनिया भर में जितने भी, देखिए हज़ारों लोग मास्टर काम कर रहे हैं, डॉक्टर भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, और मेरे खुद के कम से कम 6,500 मेरे खुद के एक्सपर्ट्स मैंने तैयार किए हुए हैं पास्ट लाइफ के। तो कहीं पर भी है ना 1% भी ऐसी कोई आज तक घटना कहीं आई नहीं अभी तक तो फ़िलहाल कहीं नज़र नहीं आई कि कोई एक आफ्टर इफेक्ट आया। बल्कि अभी तक ये ज़रूर सामने आया कि जो एक बार गया उसकी आंखें खुल गई, उसकी लाइफ बड़ी चेंज हो गई, उसके सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए और वो रिलैक्स हो गया। ये ज़रूर अब तक देखने में आ रहा है बस। तो ये ऐसी दुनिया की ये सब सच्चाई है जिसे खुली आंखों से हम लोग नहीं देख पाते हैं, अनुभव की चीज़ें हैं। अच्छा, ऐसे ही आजकल एक बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जो बड़े चर्चा में रहते हैं, उनको लेकर, उनकी विधा को लेकर जो पर्ची लिख देते हैं, आप सामने बैठेंगे पर्ची लिख देंगे कि आप क्या क्या सवाल पूछेंगे, और कुछ कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट वो भी करते हैं, वो क्या है? देखिए क्या है कि भारत के अंदर है ना अतीन्द्रिय क्षमता, यानी कि हमारे अंदर एक सूक्ष्म संवेदनाओं का भंडार है, ये समझ लो, संवेदनाओं का। आवर बॉडी कैन सेंस फाइन सेंसेस अराउंड अस, क्योंकि हर चीज़ एक फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है। तो उन्होंने पर्टिकुलर एक मंत्र साधना, जो हनुमान जी की साधना जैसे वो बताते हैं, हाँ। तो उसके माध्यम से उन्होंने अपने इन अतीन्द्रिय क्षमताओं को विकसित किया। और जब वो उनको खुद को, देखिए एक समय में उनको खुद को नहीं मालूम था कि वो इस प्रकार का काम कर पाएंगे, बट ही स्टार्टेड फीलिंग कि ऐसा मुझसे महसूस हो रहा है। तो वो इस तरह की घटना कोई अस्वाभाविक नहीं है, बल्कि ये कोई भी व्यक्ति इस तरह की चीज़ों को विकसित कर सकता है, यानी कि अपनी इन एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जिसको कहते हैं वो डेवलप कर सकता है। और इस तरह के चीज़ों को पहचानना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। आपने एक बात नोट किया होगा कि इसके ऊपर है ना, ये माइंड रीडर जो है ना बड़ा क्वेश्चन करते रहते हैं, ये माइंड रीडिंग है, ये सब क्या कहते हैं कि बहुत ही भ्रम में है लोग भी कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो माइंड रीडिंग नहीं कर रहे भाई। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े चैनल वाले जाकर वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल चैलेंज करके उन्होंने कहा कि
हम अपनी मर्जी से आपको आदमी देंगे, ऐसा हाँ। उन्होंने किया है ना। हाँ, और उन्होंने उसके पहले भी उन्होंने बता दिया कि देखो ये आदमी आएगा, आप इसको बुलाओगे और ये आदमी ये क्वेश्चन करेगा। तो आप ज़रा सोचो कि उनके कितने मतलब बोलते हैं ना काउंटर करके उनको अलग अलग ढंग से लोगों ने जज किया है, और उसके बावजूद भी ही हैज़ बीन सक्सेसफुल उनके अपने अटैम्प्ट में। तो समझना क्या मालूम है, देखिए आदमी को ये भरोसा करना चाहिए कि भाई हम नेचुरली इस पावर के साथ गिफ्टेड है। अगर आप भी चाहो तो इस तरह की संवेदनाओं को एक पर्टिकुलर साउंड एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी संवेदनाओं को विकसित कर सकते हो। तो तुम नहीं करते हो और तुम जानते नहीं हो तो तुम उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कर सकते हो भाई? तो ही इज़ परफेक्टली राइट, ही इज़। और वो आपको उनकी शक्ल देख के लगता है कि वो कोई फ्रॉड या चीटिंग कर रहे हैं करके। अरे एक आदमी को देख के भी तो फील आता है कि आफ्टर ऑल व्हाट ही इज़ डूइंग। तो वो उल्लू बना के क्या कर लेंगे दुनिया को? वो एक अपना मिशन लेके चले हुए हैं। हालांकि मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता, मैं कभी उनसे मिला हूँ, मुझे उनसे कोई लेन देन भी नहीं है, लेकिन मैं उनकी इस सच्चाई को जानता हूँ कि ही इज़ परफेक्टली राइट एट हिज ओन प्लेस। जिस तरह की आपका इतना लंबा एक समय आपने दिया है इसमें, एक कोई ऐसी घटना बता सकते हैं जिसने आपको भी हतप्रभ किया, चकित किया इस दौरान, या सब कुछ वैसा ही सेम चलता रहा? देखिए क्या होता है अरविंद जी कि आप जब कई बार देख लेते हैं कि नीम से नीम निकलता है, आम से आम निकलता है ना, तो मेरे जीवन में कोई खोज नहीं है और कोई चीज़ मुझे हतप्रभ नहीं करती। इसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि मैं जीवन को बिल्कुल ऐसे स्पष्ट देख रहा होता हूँ कि ये कॉज है, ये इफेक्ट है, बिल्कुल बड़ा नियम से घट रहा है। तो मैं क्या क्वेश्चन करूँ, क्या हतप्रभ हूँ मैं? किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी, जैसे आपने वो बुक बताई कि उन्होंने लिखा, बोर्न अगेन, हाँ। बोर्न अगेन, इस तरह से आपका अपना अनुभव भी किसी का रहा है इंडिया में, कोई ऐसे व्यक्ति को लेके कि ये जानना चाहें कि ये पहले क्या था? हाँ, देखिए दो चीज़ें मैंने अनुभव की इसके अंदर। जो पहली बात, पिछले जन्म में जो लोग अपने आप को जब जाते हैं तो राजा के रूप में एक बड़े महल में देखते हैं और वासना में लिप्त देखते हैं, तो इस जन्म में जब मैं उनका जन्म देखता हूँ ना, तो वो एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे होते हैं। राजा था पिछले जन्म में, लेकिन लोअर लेवल की लाइफ को जीने के कारण फिर दोबारा लोअर लेवल की लाइफ में आ गया वापस। ये डिफरेंस मैंने पक्का देखा। और कई लोगों को मैंने पिछले जन्म में साधु के रूप में देखा, जो साधु थे, आध्यात्मिक जगत में थे, लेकिन इस जन्म में वो मामूली बैंक के क्लर्क है, ऐसे। तो ये जो डिफरेंस जब देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि भाई आप कई बार कपड़े बदल देते हो, दाढ़ी बढ़ा लेते हो या एक धर्म का झोला पहन लेते हो, पर अंदर से आपके अंदर ओरिजिनल जो एक परिवर्तन आना चाहिए ना, वो नहीं आता। आप तो वही वासनाओं में कहीं ना कहीं लिप्त, यानी कि अहंकार को मेंटेन करोगे, चिपकाव को मेंटेन करोगे। तो ये अगला जन्म जब आपका आता है तो उन संस्कारों को लेकर आता है। ये सबसे बड़ा फर्क होता है। तो इसलिए आप चाहें, मतलब अगर आप अध्यात्मिक जगत में जा रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट ट्रूथफुल टू योर ओन सेल्फ, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। वो लेकिन कुदरत धोखा नहीं खाती, यूनिवर्स में तो लॉ बड़ा पक्का है। नाइस। इवन मैं भी अपने पिछले जन्म में एक बाबा था, लेकिन इस जन्म में मैं देखिए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में आना पड़ा मुझे। तो कारण क्या है? क्योंकि मेरी भी वासनाएं दबी हुई थी, सप्रेस थी, इसलिए। अच्छा, एक और सवाल आ रहा है, आप इन सब चीज़ों पे आपकी नज़र है, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपका अपना अनुभव है। क्या मृत्यु के बाद, एक ऐसा सवाल है जो बिल्कुल अभी तक छुपा हुआ है, तो ज़रा आपसे इसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि मृत्यु के बाद जो कहा जाता है कि कर्म का हिसाब होता है, वो सारी चीज़ें आपके अनुभव में आई कि वो टाइम लगता है या फिर तुरंत जन्म हो जाता है अगला? नहीं, देखिए क्या होता है कि मृत्यु के बाद में तुरंत जन्म बहुत कम लोगों के होते हैं, मतलब जन्म, लेकिन अधिकतर कुछ गैप लेकर बाद में जन्म होता है उनका, पहली बात तो। और मृत्यु के बाद में जैसे कि लोग मान के चलते हैं कि भाई ऊपर कोई यमराज लेने आता है, कोई नहीं आता लेने के लिए। अच्छा। या मेरा पति वेट कर रहा है कि मेरे दादाजी वेट कर रहे हैं, ऐसा होता ना। कोई वेट नहीं करता। हर व्यक्ति अपने कर्म के संस्कार के अनुसार अपनी यात्रा जारी रखता है। और दूसरी बात ये होती है कि जैसे अब जैसे हम लोग श्राद्ध भी करते हैं ये सोच कर कि भाई उसकी मुक्ति हो जाए, बोलते हैं ना कि भगवान उसकी आत्मा को मुक्ति दे, सब प्रार्थना करते हैं ना, पर वो मुक्ति नहीं मिलती उसको। उसकी मुक्ति तभी मिलेगी जब उसने ऐसे कर्म किए होंगे तो, यानी कि घी के कर्म होंगे तो डूबेगा नहीं,
और हाँ। पत्थर कर्म है तो दुनिया की कोई ताकत उसको डूबने से बचा भी नहीं सकती। मैंने यूं इसके बारे में शेर लिखा है कि नियम से कोई तरे न पत्थर, घीना नीचे जाए, कुदरत के कानून में राम ना अड़े आए। क्या बात है। तो भैया जो कर्म तुमने किया ना, तुम हजारों श्राद्ध कर लो, पंडितों को बुला लो, कुछ नहीं होने वाला है, वो तो अपने कर्म के फल भोग के जाएगा ही। बढ़िया। अच्छा, और ऊपर कोई स्वर्ग नरक भी नहीं है, ये भी ध्यान में रख लेना हाँ। कि जो बोलते हैं ना मरने के बाद लोग पता नहीं स्वर्गवासी नाम क्यों लगा देते हैं, जीवन भर नरक में जीता है और बोलते हैं स्वर्ग में चला गया। हाँ। अरे भाई, स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्ग के कर्म चाहिए ना। हर पल स्वर्ग में अगर तुमने इस जन्म को जिया है तो अगले जन्म में स्वर्ग में जाओगे। तुम तो रो रो के शिकायतें कर कर के, अपेक्षाएं चिपकाव कर कर के जा रहे हो, अहंकार को में डूब डूब के जा रहे हो और सोचो कि ऊपर स्वर्ग में मिलेगा। कहाँ से मिलेगा स्वर्ग? हाँ। तो नरक का मतलब क्या है? अपनी ही वासनाओं में जकड़ कर उसके अंदर अतृप्त रहकर उसको भोगते रहना, इस तरह से, तो उसको कहते हैं नरक। जैसे कहते हैं ना, अभी आपको एक बात चुभ गई, आपको बहुत बुरी लगी मेरी बात, अब आप उस बात को लेकर कुड़े जा रहे हो, अंदर से कुड़े जा रहे हो कई सालों तक अपने अंदर, तो कहते हैं ना तू कढ़ाई में तलेगा। हाँ। तो ये कढ़ाई में तली तो रहे हो तुम अपने आप को, तुम क्या करते हो फिर वापस गाय की तरह वो चबाते हो, फिर निकाल के वापस कढ़ाई में पकौड़ा डाल के फिर तल रहे होते हो। तो तुम कढ़ाई में तली तो रहे हो, इसी को तो कहते हैं नरक। हाँ। तो नरक क्या है? तो इसलिए स्वर्ग नरक कोई ज्योग्राफिकल जगह ही नहीं है, ये आदमी के साथ ही साथ चल रहे होते हैं, यूँ समझ लो उसके साथ, यूँ। ठीक है, अब हम आखिरी पड़ाव पे हैं। कुछ ऐसे वन लाइनर यस नो वाले कुछ सवाल हैं आपसे, आप आराम से दे सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपने पीछे बता भी दिया हो, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ उसे। तो पुनर्जन्म आपके हिसाब से संभव है? संभव है, 100% है जी। क्यों? मेरे अलावा हजारों बड़े बड़े एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं भाई दुनिया में। इसके प्रमाण वैज्ञानिक रूप से उपलब्ध हैं? हाँ, उपलब्ध है, बिल्कुल है, 100% है। आपको जानकर के एक बार और बताना चाहूँगा, हाँ। जयपुर यूनिवर्सिटी में 1970 या 80 के पीरियड में एक कुरुक्षेत्र के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, जिनकी अभी मृत्यु हुई है अभी 95 की एज में। हाँ। उन्होंने वहाँ पर जो है 10 साल वहाँ पर इस साइंस पे काम किया है और उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करके रखा उसके अंदर। जयपुर यूनिवर्सिटी में बता रहा हूँ मैं। अच्छा, पिछले जन्म की यादें कुछ लोगों को आती हैं यूं ही अपने आप से ही? देखिए, अधिकतर कई बच्चों को जो है ना पिछले जन्म की कुछ यादें आती हैं और वो बताते भी हैं। और उसके ऊपर माँ बाप जो है ना शक करते हैं कि ये सच बोल रहा है, क्या कर रहा है करके, लेकिन फिर जाकर जब उन्होंने चेक किया तो वास्तव में वही निकला जो बच्चा बता रहा था। तो ये ऑलरेडी कहानियाँ बहुत सारी है, इसके ऊपर बहुत किताबें भी बहुत है। पुनर्जन्म को लेकर हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा गया है काफी कुछ? हाँ, हिंदू धर्म, देखिए पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो तो हिंदू धर्म के अलावा दुनिया में हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये तीनों के अलावा और कोई धर्म इसको जानता ही नहीं, समझता भी नहीं। इस्लाम भी नहीं मानता है, इस्लाम और ईसाई भी नहीं क्रिश्चियनिटी, मानते देखिए हैं। अब मजेदार बात है कि जो क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल नहीं मानते थे, आज सबसे ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस उन्हीं के पास है, हाँ, भारत के पास भी नहीं है। हाँ, उन्होंने हाँ, डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया, ये कमाल की बात। जो आप बता रहे थे अभी। हाँ। बोन कौन सी बुक बता रहे थे? बोर्न अगेन। बोर्न अगेन। हाँ, बोर्न अगेन बुक जो है डॉक्टर वॉल्टर सिमको की लिखी हुई है, वो जरूर लोगों को देखनी चाहिए। तो देखिए क्या होता है, वैज्ञानिक धारणा का मतलब होता है कि किसी भी सत्य को आप है ना पहले से प्रिजुडाइज होकर मत बात का काम करो, रिमेन ओपन टू एवरी ट्रुथ। तो अगर कोई आदमी बोर्न अगेन में मान लो इस बातें कर रहा है तो आप देखो ना, आप जाके खुद परखो ना, करके उसके विचार विमर्श करो ना। आप एकदम बेकार है, यह ना रखिए, ये बेकार, कोई काम की नहीं, ऐसे कहना ये अनसाइंटिफिक एटीट्यूड है। इसलिए मैं खुद चूंकि साइंटिफिक मिजाज का आदमी हूँ तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बी ओपन टू एवरी ट्रुथ, इसमें कभी भी वो सत्य भी निकल सकता है। ठीक है, अगला सवाल है कि क्या कर्म का प्रभाव अगले जन्म पर पड़ता है, मानते हैं? 100%। हम है क्या? हमारा जीवन है ही वही बस। किसी व्यक्ति का स्वभाव उसके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है? हाँ जी। देखिए आपने एक बात नोट की होगी, आपके घर में अगर 2-4 भाई हैं, आपने देखा होगा हर भाई अलग 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 तरह से जीवन जी रहा होता है, जबकि एक ही परिवार, एक ही सोच, एक ही माँ बाप के व्यवहार है, फिर भी तो बच्चे अलग अलग निकलते हैं ना। तो क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो अपने पुनर्जन्म के कर्म लेकर आया हुआ होता है। ठीक है, क्या पुनर्जन्म का सिद्धांत केवल हिंदू धर्म ही उसी में माना जाता है? हाँ, देखिए हिंदू धर्म का, इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए सभ्यता तो मिस्र की भी आई, ग्रीक की भी आई, जो कि बड़ी मानी जाती है, लेकिन आपने नोट किया होगा कि
हिंदू धर्म में जो मतलब जो ऋषि मुनियों ने जो गहराई ऊंचाइयां छुई है ना, मतलब सूक्ष्म विज्ञान के ऊपर, उतना दुनिया का कोई भी धर्म या रिलीजन उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया। क्योंकि देखिए, और ये भी हम सब जानते हैं कि चूंकि मैं हिंदू करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं हिंदू धर्म को मैं ऐसे दूर से देख के बता रहा हूँ कि आज से 5,000 साल पहले से वैदिक कल्चर को माना जा रहा है ना, तब से इन चीज़ों पे जो है काम होना शुरू हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितनी ऊंचाइयों पे जाकर हमने सत्य को पहचाना। तो इसीलिए पुनर्जन्म जो है वो हमारे ऋषि मुनियों की खोज और धरोहर है, ये समझ लें। इसलिए गीता में कृष्ण ने भी उसको स्टाम्प थप्पा लगा दिया कि बिल्कुल हकीकत है वो यूँ। तो इतना सब कुछ करने और देखने के बाद आप भी ये मानते हैं कि आत्मा जो है जन्म और मृत्यु से परे है? हाँ, बिल्कुल 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 परे है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, ये तमाम बातें आपने बताई और ये ऐसी बातें हैं जो सहज तो नहीं अनुभव की जा सकती। हाँ। कभी ऐसा क्या मौका मिल सकता है कि कोई इस तरह से उस फेज़ में गया, ट्रांस फेज़ में है और किसी अपने उस दुनिया में उस जन्म की बातें कर रहा है, तो उसको देखा जा सके, समझा जा सके, उसको रिकॉर्ड किया जा सके ताकि लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे और आप एक अच्छे मकसद के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाऊँ। नहीं, देखिए क्या होता है कि हम तो जब भी किसी को लेके जाते हैं तो हम उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं उनके लिए, है ना? उनके लिए। हाँ, उनके लिए करते हैं लेकिन क्योंकि सर जब एक अच्छे मकसद के लिए आप हैं तो क्या ये देखिए, संभव है कि हाँ, वो ऐसा लोगों देखिए, तक अगर पहुंचे? आपको ऐसे कुछ वीडियो अगर जरूरत पड़ेगी हाँ। तो मैं देखता हूँ कि किसके शेयर किए जा सकते हैं, हाँ। तो मैं आपको 1-2-3 वीडियो शेयर कर दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि ये अगर मिल जा रहा है बिल्कुल, आप बिल्कुल। लोगों तक पहुंचाऊं ताकि सर का जो एक मकसद है वो पूरा हो सके। चलिए, मेरी बहुत शुभकामना सबके लिए भी। थैंक यू। बहुत बढ़िया सेशन था। अच्छा। थोड़ा सा हेवी भी हो गया पूरा, हाँ हाँ बहुत ज्यादा हेवी हो गया। हाँ हाँ कनेक्शंस भी समझ में आए। पास्ट हाँ, लाइफ में जो पहला मैंने खुद को देखा, एक बच्चे हाँ। के तौर पर देखा जो रो रहा था। अच्छा, आपने अपना नाम भी जाना? कोई क्या था आपका नाम? बचपन में सिर्फ सोनू करके मुझे आवाज दी किसी ने। सोनू। हम्म, अच्छा अच्छा, फिर आपने देखा कि आपको जला दिया, गाड़ दिया? जला दिया। अच्छा, फिर आपने सोल को देखा बाहर निकलते हुए? यस, वो कैसी रेड हाँ, रेड ऑरेंज मिक्स था। रेड ऑरेंज मिक्स था। डेथ के टाइम पे मैं देख रही हूँ कि किसी ने शायद मर्डर किया है, ऐसे किया है कि कोई स्नेक से मुझे वैसे ही डर लगता है, तो किसी बंद कोठरी में स्नेक छोड़ दिया है मेरे ऊपर, जिसकी अरे! वजह से मेरी डेथ हुई है। आई सी। स्नेक तो के कितनी काटने से। उम्र डेथ के समय? शायद मैं यंग ही रही हूँ, मैं करीब 40 के आसपास की रही होंगी, जो अच्छा, मेरी अच्छा, अभी उम्र है। तो फिर ऐसी आपको इसलिए इस जन्म में सांप से डर लगता होगा आपको? जी जी, मुझे सांप से डर लगता है। अच्छा अच्छा। पहले जन्म में तो जब आपने मुझे लेके गए तो मुझे काफ़ी क्लियर पता चला। मैंने वाइट ड्रेस पहनी थी हाँ जी। और मैं गोल गोल घूम रही थी और बहुत ही खुश थी और मेरा नाम ऐना था। अच्छा कोई मुझे नाम भी बुला रहा था। अच्छा। और ईयर कौन सा था? मैं हाँ, ईयर था 1918। अच्छा, 1980। हाँ, अच्छा। और मैं एम्स्टर्डम में थी। एम्स्टर्डम में। अच्छा, हाँ। 2118 में गई। हाँ जी, उसमें गई जब मैं तो एक मतलब 25-26 साल की लड़की, 25-26 साल की लड़की, बहुत ही खूबसूरत गाउन पहना हुआ, अच्छा। सर पर कुछ ताज जैसा है, बड़ी बड़ी सुंदर, सुंदर। मतलब ऐसे लगा जैसे जापान में थी मैं, इंडिया में नहीं। अच्छा।